लाइफ कैसी है अमेरिका में? लाइफस्टाइल वहाँ का बेटर है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं। अगर कोई मेरी तनख्वाह आधी भी करके पाकिस्तान बुला ले तो मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा, लेकिन आधी मिले तो सही। बाहर अगर कोई बंदा निकलता है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी। कोई मुझे कम पैसे दे दे लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, आई विल प्रेफर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम कोई 10 चीजों का कंपैरिजन करेंगे ना, 8 आउट ऑफ 10 8 विल स्टैंड आउट इन द ज़ाम्बिया साइड एज कंपेयर टू पाकिस्तान, एज कंपेयर टू कराची। इट्स टेरिबल व्हेन यू कंपेयर अ टिपिकल अफ्रीकन कंट्रीज विद पाकिस्तान। जिस कंपनी में जाते हो वो आपको H1B स्पॉन्सर करती है। ये वीजा है H1B वीजा है। H1B में अगर आपको लॉटरी में नाम आ जाता है तो इन द पाथवेज के लिए 2 साल के बाद फिर आपको जो है वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है। हर नेशनैलिटी का डिफरेंट है। पाकिस्तान का इस वक्त चल रहा है कि 5 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। इंडियंस का, चाइनीज का 13 14 15 साल भी ग्रीन कार्ड पे वो लोग रहते हैं। यस, ओवरसीज पाकिस्तानी हैव लेस टू डू विद द करंट पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान। अगर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, हाउ डज इट मैटर? मुझे तो वोटिंग राइट ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पॉडकास्ट बाय ऑफ द स्कूल की इस नए एपिसोड में खुशामदीद। आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। एक यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न है, यानी कि अमेरिकन नेशनल है, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो ज़ाम्बियन हैं, यानी कि ज़ाम्बिया के सिटीज़न हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है लेकिन ये कि हम ज़ाम्बिया के बारे में बस इतना बताते चलें कि ज़ाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, और ये जहाँ तक मुझे बताया हुमैद ने कि साउथ अफ्रीका से 2 घंटे की फ़्लाइट पर ज़ाम्बिया आ जाता है। आप गूगल करके देख सकते हैं ज़ाम्बिया के बारे में। तो ये जो दोनों हज़रात हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो ये हमें बताएंगे कि पाकिस्तान से बाहर जब लोग निकलते हैं तो पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, किन पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को देखा जाता है। वेस्ट के हवाले से तो हमें फिर कुछ आगाही है कि अमेरिकन सिटीज़न हो, यूके नेशनल हो, यूरोप वाले हों, वो पाकिस्तान के बारे में क्या तसव्वुर रखते हैं, क्या बातें करते हैं। लेकिन अफ्रीका का पर्सपेक्टिव हमारे सीन में, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता। और एक बड़ी अहम चीज़ कि ये इनकी जो अपनी जर्नी है पाकिस्तान से निकलने की, नेशनलिटी हासिल करने की, फिर पाकिस्तान की नेशनलिटी गिव अप कर देने की, तो ये जर्नी क्या थी, और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान से बाहर करियर ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए, उनके लिए क्या क्या रास्ते मौजूद हैं। तो ये हम बातें करेंगे उसैद खालिद से। उसैद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपकी मच तशरीफ़ का। और हुमैद बंधानी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमैद और उसैद दोनों ही मेरे स्कूल मेट्स हैं, और इन दोनों के जो नाम है वो भी हम काफ़ी हैं, उसैद, हुमैद। तो पहले तो बताएं आपको कैसा लग रहा है ऑफ द स्कूल आके? या बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेटअप है आप लोगों का। अल्लाह और तरक्की दे आप लोगों को। आप भी कुछ तारीफ़ी कलमात कह रहे हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस जैसा आप काम कर रहे हैं, ये अपने में एक अलग ही चीज़ है। कराची में बहुत कम लोग इस तरह का काम। असल में मैं आप लोगों से जुमले इसलिए सुन रहा था कि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि बिल्कुल दोस्तों की तरह हम बात करेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और हम कोशिश करते हैं पॉडकास्ट में कोई रटाया इंट्रो ना दें, रटाई बातें ना करें, बल्कि जो हमारे रॉ इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो हम लोगों तक लर्निंग के लिए पहुंचाएं। और दायरे के जो कमेंट्स जब हमारे पास आते तो हम भी उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इन दोनों का तारुफ हो गया। पहले मुझे बताओ शायद कि आप अमेरिकन नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनलिटी अब नहीं है, बिल्कुल ऐसी लाइफ कैसी है अमेरिका में? क्योंकि आपने यूएस घूमा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसैद का ताल्लुक जो एविएशन इंडस्ट्री से है, और फेडेक्स में आजकल आप काम कर रहे हैं, तो उन्होंने यूएस को भी बहुत ज़्यादा देखा है। यूएस एक पूरी दुनिया है, आप एक्सप्लोर करने जाएं तो 70 साल में भी पूरा यूएस नहीं हो सकता। इतनी सारी जगहें देखने के लिए। यार मिक्स चीज़ें हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं यूएस जाने के। आई मीन ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल वहाँ का बेटर है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती हैं, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी है। जब आप एजुकेशन लेते हो, फिर आप जब कमाने के लिए बाहर जाते हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलता है निस्बतन। अगर मैं वही फील्ड पाकिस्तान में कंटिन्यू कर रहा होता तो शायद मुझे इतनी लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं मिलती, मैं शायद इस उम्र में घर अफोर्ड नहीं कर पाता, गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये तो प्रोज़ हैं। कॉन्स भी अच्छे खासे हैं। एथनिकल आपके जो वहाँ पे अपने मसाइल हैं, डिफरेंट रिलीजियस एस्पेक्ट से, वो अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को उससे कैसे अवॉइड करा जाए, कैसे कोप अप करा जाए उसको, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले जो बात की ना कि अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त होते हैं, अच्छा मैं बताता हूँ कि उसैद ने इंजीनियरिंग NED यूनिवर्सिटी से पढ़ी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर उनके पास एविएशन इंडस्ट्री का भी एक डिप्लोमा था, कोर्स था। तो देखिए ये एकदम बड़ी एक तकलीफ दे बात होती है एक पाकिस्तानी के लिए कि यार मैं
एक अच्छी डिग्री हासिल करता हूँ, मैं काबिल हूँ, लेकिन मैं अपने मुल्क में रह के उतना नहीं कमा सकता जितना मैं उसी काबिलियत और उस डिग्री के साथ यूएस जाके या किसी और मुल्क में कमा सकता हूँ। यार जब इसके भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, आप ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आई थिंक वेरी करेगा। अगर हम सब आपको पता ही है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने एनईडी से पढ़ा था, साथ साथ मैं अप्रेंटिसशिप पीआईए से कर रहा था, लेकिन मैंने वहाँ पे जाके करियर अपना एविएशन में परस्यू करा। तो जहाँ मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो वो मैं एविएशन के एस्पेक्ट से बात कर रहा था, लेकिन अगर आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो एनईडी के मेरे दोस्त हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, जो कि अमेरिकन फर्म में लगे हुए हैं, उनको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान बैठे बैठे वो जो कमा वो रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे बैठे डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं उस लिहाज से, क्योंकि उनको डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं। जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती है वहाँ पे डॉलर की कीमत बढ़ती है, उनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हाँ, ये होता। पूरी एक बहस है अलग के वो एग्जैक्टली, लेकिन डिवैल्यूएशन से क्या हुआ। गिवन फील्ड्स हैं जिसमें आप जो है वो ये चीज़ परस्यू कर सकते हो कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। लेकिन बताओ ना कि जो हमारे यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले थे उनका क्या हुआ? हाँ, वो लाइक ए सेट के जो है वो सर्टेन फील्ड्स हैं जिसमें जो है वो आप ऐसे परस्यू कर सकते हो। मतलब आई थिंक द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक कि अगर आप फॉर एग्जांपल सही फील्ड में चले आते हैं जिसका बूम आया है तो आप ठीक है, सेफ हैं। लेकिन बाहर तो हमने ये देखा ना कि आप फील्ड कोई भी हो लेकिन एक डिसेंट लाइफ गुजार सकते हैं ना। मैंने ये भी देखा लंदन में जब मैं पढ़ रहा था तो लोगों ने टैक्सी चला के अपना घर बना लिया। ऐसा है। पाकिस्तान में कोई इस तरह के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला जायज़ तरीके से सोच सकता है कि हम वो लाइफ गुजार सकें? बिल्कुल नहीं, ऐसा सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वहाँ पर मतलब हर किसी को जनरल नेसेसिटीज़ जो हैं, छत रोटी कपड़ा मकान, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, वहाँ पर उस चीज़ को अफोर्ड करना वहाँ बहुत ज़्यादा इजी है। वहाँ पर जो है उन्होंने आपकी मिनिमम वेज जो सेट करी हुई है फॉर इवन वर्कर्स दैट आर वर्किंग एट वॉलमार्ट, सही है ना। तो वो भी अपने लिए 2 बेडरूम हाउस शायद बाय ना कर पाएँ, लेकिन रेंट आउट बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा फर्नीचर रख सकते हैं, अपने लिए गाड़ी रख सकते हैं। स्कूलिंग सिस्टम तो वहाँ पे फ्री है, क्योंकि आप जो टैक्स पे कर रहे हो आप पब्लिक स्कूल में जा सकते हो। अगर आपकी इतनी हैसियत है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन पब्लिक स्कूल से बहुत काबिल बच्चे निकलते हैं। तो और मतलब अगर मैं बोलूँ तो 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये बड़ा अहम मसला है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हो, चाहे तालीम की सूरत में हो, साफ़ पानी की सूरत में हो, वो एक आम आदमी की रसाई में नहीं है। अच्छा, हम अक्सर ये ना वेस्ट के बारे में तो ये सोचते हैं और सुनते हैं, उस पर एक डिबेट भी है कि कितना वो अब जो महंगाई की जो इन्फ्लेशन की जो वेव आई है उसमें कितना पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन अफ्रीका आपने देखा, साउथ अफ्रीका में भी आपने काम किया, ज़ैम्बिया में आप रहते हैं, तो वहाँ की भी सिचुएशन पाकिस्तान जैसी है या उन जैसी है या बीच में कहीं है? वहाँ की सिचुएशन मोर और लेस पाकिस्तान जैसी ही है। एक इमेज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही है। सो यू आर कंपेयरिंग पाकिस्तान विद ज़ाम्बिया और एनी अदर अफ्रीकन कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड अफ्रीकन कंट्रीज, तो मोर और लेस पिक्चर इज सेम। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो बेसिक आपकी हैं, वो वहाँ पे बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू लाइफ इन पाकिस्तान, एज कम्पेयर टू लाइफ इन कराची। वो कैसे? रोड्स, सड़कें, ट्रैफिक, दे आर फार बेटर देन द वंस इन कराची। चलिए, ज़ाम्बिया भी थर्ड वर्ल्ड है, हम भी थर्ड वर्ल्ड है, लेकिन आप बहुत बेहतर है थर्ड वर्ल्ड से। लेकिन वहाँ का ट्रैफिक दे फॉलो लो। वहाँ पे मैं भी जब ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, बीइंग अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड, मैं नहीं सोच सकता कि मैं रेड लाइट को स्किप कर दूँ। अच्छा, वहाँ पे कैमरा नहीं है, ओके, कैमराज नहीं है रोड पे हर वक्त। वहाँ पे रोड पे पुलिस भी नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा। अगर मैं सिग्नल तोड़ भी दूँ तो कोई हार्म नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो ओवरऑल एनवायरनमेंट आपको मिलता है ना, एवरीवन इज फॉलोइंग लॉ, दे रिस्पेक्ट द लॉ। क्यों करते हैं फॉलो? ये तो एक डिग्निटी का क्वेश्चन है। वहाँ पे जैसे नेशन है, वो बंदे हैं, लोग हैं वहाँ पे, दे डू फॉलो। हम तो बहुत ही फिर अजीब लोग हैं ना, कि मतलब लिटरली यहाँ पर सिग्नल पे कई दफ़ा होता है कि आप खड़े हैं और पीछे वाला आगे प्रेशर करता रहता है कि तोड़ने का। टू हुट, हॉर्न बजाना इज एज गुड एज अब्यूजिंग। अच्छा, अगर आप अननेसेसरी किसी को हुट कर रहे हैं तो ही माइट कम आउट एंड फाइट विद यू कि भाई क्या मसला है, क्यों ऐसा कर रहे हो। सो इन एवरी पर्सपेक्टिव, आप कोई भी पर्सपेक्टिव उठा के देख लो, अगर हम कोई 10 चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे ना, 8 out of 10, 8 will stand out in
in the Zambia side as compared to Pakistan, as compared to Karachi. बहुत शर्म आ रही बात सुन के। हूटिंग तो जो है वो हॉर्न जो बजाने हैं वो तो अमेरिका में भी सेम ये तो पता सेम तुम तो देखो कॉन्सेप्ट भाई है। अमेरिका से आए हो ना, हम तो आपको यूं करके देख रहे हैं ना कि भाई आप तो बहुत अजीम जगह से आए ना। ठीक है, हम मतलब पाकिस्तान को अफ्रीका से भी अब कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ दिस इज द सिचुएशन। नहीं कर सकते। नंबर 2 एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक तो फुली अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट हार्डली है, बट हार्डली है। वंस इन अ वाइल हो गई, कोई मेजर ब्रेकडाउन आ गया, कोई अच्छा। ऐसी एक तो पावर आउटेज हो गए ना कि कोई काम वाम हो। लोड शेडिंग तो ये होती है ना लोड शेडिंग जो कि है ना, हाँ, लोड शेडिंग वो का तो नहीं है कॉन्सेप्ट ये है वहाँ ना कि जैसे हमारे इलाका है, यहाँ पे 12-13 घंटे लाइट ही नहीं आ रही। वो कहते हैं आपके इलाके वाले चोरी कर रहे हैं, तो हम कहते हैं चोरों को पकड़ लें। वो कहते हैं नहीं, चोरों को पकड़ना हमारा काम नहीं है, हम लोड शेडिंग कर वहाँ पे देंगे। बिजली की चोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अफ्रीका, टिपिकल अफ्रीकन कंट्रीज, दे हैव प्रीपेड मीटर्स। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, प्रीपेड मीटर्स है। जैसा आप प्रीपेड मीटर से बात ये है कि आप हाँ एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर जैसा रहे हैं। अपने फोन में आप बैलेंस टॉप अप करते हैं, फिर उतना ही यूज करते हैं। वंस द बैलेंस इज 0, हाँ, आप नहीं कर सकते, आप कॉल्स वगैरह नहीं कर सकते। तो वहाँ पे डेडिकेटेड मीटर्स हैं, आप उसमें आप यूनिट्स परचेज करके, ठीक है, आप उसको टॉप अप करते हैं। वंस द यूनिट्स आर फिनिश्ड, बिजली आपकी कट ऑफ हो जाएगी। अब आप 1 दिन बाद टॉप अप करो, 2 दिन बाद टॉप अप करो, इट्स अप टू यू। बट हमारे ऐसे क्यों कॉन्सेप्ट नहीं ऑफ होता है? बिजली की चोरी और जो इन्होंने स्लैब रखा है ना, जो स्टार्टिंग 100 to 300, जो लोअर इकोनॉमी वाले पर्सन है ना, लोअर इनकम वाले पर्सन, उनको इतना अमेजिंग सपोर्ट है कि जो 300 जो स्लैब है ना, जो फर्स्ट 1 to 300, उनकी जो कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लेस देन हाफ when you cross 301। ओह अच्छा। अभी जो इलेक्शन में वादे हो रहे थे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है और अभी नहीं, कई सालों से हो रहा है। यू नो, इट्स टेरिबल व्हेन यू कंपेयर अ टिपिकल अफ्रीकन कंट्रीज विद पाकिस्तान, बिकॉज आप अगर वहाँ के लोगों का IQ देखें और ओवरऑल कंपैरिजन करें ना, तो पाकिस्तान यूँ बहुत आगे है। अच्छा, IT की फील्ड में जिस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। होल अफ्रीका इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। वहाँ पे एक्सपोर्ट का सीन ही नहीं है, तो इम्पोर्ट ड्रिवन है वो। इम्पोर्ट ड्रिवन है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स करता है। तो उस कंपैरिजन में, यू नो, एट द एंड व्हेन यू कंपेयर विद पाकिस्तान, इट फील्स तो मसला फिर है क्या हमारा? मतलब तुम कितने साल हो गए जाम्बिया में रहते हुए? 11 years। प्राय तुमने पाकिस्तान में भी जिंदगी का कोई 20-21 साल गुजारा है ना। तो अगर तुम लोग पूछे कि यार क्या मसला है पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, हमारा, तो क्या लगता है तुम्हें? नजीम भाई, अगर इस बात का जवाब देंगे ना तो पॉडकास्ट पर कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब इतने मसले हैं, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लेना, मसले हर चीज़ में है। हमारा मसला कोई गवर्नमेंट सिस्टम आप उठा के देख लें, पुलिस डिपार्टमेंट देख लें, फ्रूट की रेडी पे जो एक बंदा फ्रूट बेच रहा है, वी हैव प्रॉब्लम्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वहाँ जो कहाँ आपके पे प्रॉब्लम नहीं है? आप ये वहाँ जो इदारे हैं जाम्बिया में, वो अपने काम सही कर रहे हैं? जो पाकिस्तानी है, नहीं, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। देखें, अगर आप पुलिस की बात करें तो पुलिस में करप्शन वहाँ पे भी है टू सम एक्सटेंट, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एज टेरिबल एज कराची पुलिस है। मैसअप है, चले आओगे, हम यही रहेंगे। लेकिन अच्छा। इतना नहीं है जितना कि यहाँ पे है। यहाँ पे हम देखते हैं ना, नो लीनियंसी, आपका सही काम भी रिश्वत के बगैर होगा नहीं। वहाँ पे आपको रिश्वत देनी है जब आप कोई टेढ़ा काम कर रहे हो, या यू नीड टू पुश अप, यू नीड अ शॉर्टकट। अगर आप कल्चर नहीं है उस तरह, कल्चर वहाँ पे नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं है, इतनी ज़्यादा। यार लेकिन ये तो हम लोग आई थिंक पाकिस्तान को जो है वो एक सिटी में कन्फाइन कर रहे हैं। अगर यही आप पंजाब के मोटरवे पे चले जाओ तो वहाँ पर कोई रिश्वत नहीं है। मतलब मैं लास्ट ईयर पाकिस्तान टूर पे गया था, तो बाकायदा आपका चालान कटता है जो मोटरवे में। हाउ दे स्टॉप यू, वो एक अलग कहानी है। वो रोड के फास्ट लेन में बीच में आके खड़े हो जाते हैं और फिर अगर उनको उड़ा दे बंदा कोई, तो वो बेचारा पुलिस वाला बन जाता है और बंदा जो वो लेकिन वो बात ठीक है कि बीच रोड में आके खड़े हो जाते हैं फास्ट लेन में। आप 120 की स्पीड पे चल रहे हैं, एकदम से वो सामने आते हैं, दैट इज़ अनदर इशू। लेकिन वहाँ पर रिश्वत वगैरह वाला सीन तो यार मैंने नहीं देखा। मतलब
इवन तो हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में गए थे, वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था। बलूचिस्तान मेरा कभी जाना नहीं हुआ, तो मैं वहाँ के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ऑफ कोर्स कराची के वो मसाइल हैं, लेकिन हम कराची को पूरे पाकिस्तान में डिफाइन नहीं कर अच्छा लगता सकते। है कि हम लग रहा है कि हम लोग बहुत कराची सेंट्रिक हमारी अप्रोच होती है कि Right. ज़्यादातर हम यहाँ रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मतलब व्हेन यू लुक बैक एट पाकिस्तान ना, कि आप मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट इट? क्योंकि मैंने जब मैं पढ़ रहा था यूके में, आप आए भी थे, वहाँ पे हमारी मुलाकात भी हुई, तो एक चीज़ जो मैं देखा ना ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक डायकॉटमी होती है। वो मतलब ठीक है, आप स्केप कर जाते हो इन मसाइल को, नए मसाइल के चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन दिल दिमाग पाकिस्तान में लगा होता है। कोई जियो टीवी देख रहे होते हैं, ARY देख रहे होते हैं, और सारे मसाइल यहाँ आपके Of जहन में course होते यार, हैं। आप मतलब आप अपने मुल्क को तो नहीं भूल सकते, आप अपने लोगों को नहीं भूल सकते, यही हमारी रूट्स हैं। आई मीन अगर हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाए तो कोई भी शायद शख्स जो है वो पाकिस्तान छोड़ कर ना जाए। अगर मुझे हमको याद है जब आप लंदन में आए थे ना, आपने ये बात कही कि अगर मुझे हाफ पे भी पाकिस्तान में मिल जाए। ऐसे ही है। लेकिन अभी तो मैं कह रहा था कि कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे तनख्वाहें मिल रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन जो ना, वो तो इतनी अच्छी नहीं है ना हमारी। नहीं, वो तो सिर्फ आईटी का सेक्टर है। आई मीन अगर हम लोग डॉक्टर्स की बात करें तो शायद वो भी यहाँ पर इतना अच्छा कमा लेते हैं। लॉयर्स भी आई थिंक नहीं, लॉयर तो नहीं कमाते होंगे, लेकिन हो सकता है जो बड़े लॉयर्स हैं वो कमा लेते डॉक्टर्स हों। का भी लेकिन ये है कि वो बहुत जो बड़ी जिस टफ पोजीशन पे जर्नी आ है। जाते हैं, हाँ, वरना जाहिर सी बात है रेजिडेंट्स को तो 40,000 नहीं, रुपये और नहीं देती कमाना तनख्वाह। सब कुछ नहीं होता ना, क्वालिटी एक लाइफ होती है, एक जहनी सुकून होता है, सिक्योरिटी के मसाले होते हैं। भाई पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो ये ना कि अभी तक हमें पता ही नहीं चला पाकिस्तान चलाता कौन है, हाँ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, किसने फैसले लेने हैं, किसने सामने आना है, किसने छुपना है। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारा ये आ रहा है कि जो अच्छी रिसोर्सेज हैं वो नहीं मिलती। 8, 9, 10 लाख लोग पाकिस्तान से हर साल तकरीबन बाहर जा ही रहे हैं। sure. तो जो लोग बाहर जब पाकिस्तान से जाते हैं, US आते हैं, तो वहाँ पर फिर क्या स्टेप्स होते हैं, क्या लाइफ है, या तुम क्या रिकमेंड करोगे कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर US जाना चाह रहे हैं, तो क्या प्रोसेस क्या उसका होगा? यार मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। मतलब ऑफ कोर्स आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे आपको जो है वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल सकता है। सेकंड ऑप्शन कैन बी परस्यू एजुकेशन, आप बैचलर्स के लिए वहाँ पे जा सकते हो या मास्टर्स के लिए वहाँ पे जा सकते हो। तो आपको 2 साल की जो है वो जॉब का मौका देती है गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डूइंग मास्टर्स ओवर देयर। आई थिंक PhD का 3 साल देती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप जिस कंपनी में जाते हो वो आपको H1B स्पॉन्सर करती है। अगर आपका नाम आ जाता ये है, वीज़ा है H1B वीज़ा है, सही। तो आपको H1B में अगर आपको लॉटरी में नाम आ जाता है तो देन द पाथवेज के लिए 2 साल के बाद फिर आपको जो है वो ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड के बाद फिर आपको 5 साल के बाद, हर नेशनैलिटी का डिफरेंट है। पाकिस्तान का इस वक्त चल रहा है कि 5 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। इंडियंस का और चाइनीज़ का वो 13, 14, 15 साल भी अच्छा, ग्रीन कार्ड पे वो लोग रहते हैं। यस, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। ओ अच्छा, तो कोटा है कोई? कोटा सिस्टम है, यस। तो वो लोग बहुत ज़्यादा बैकलॉग में चले जाते हैं। ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पर अगर 3 बच्चे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन में जा रहे हैं तो उनके 25 आ रहे हैं, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उनका बैकलॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो पाकिस्तानियों को तो 5 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। मिल जाता तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अ स्टूडेंट की जो भी इससे लाइक यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे US मूव होना है, तो क्या सजेस्ट करोगे उसको कि क्या पाथ लेना चाहिए उसको? यार क्योंकि मैंने वो पाथ फॉलो नहीं करा था तो मैं एग्जैक्टली तो इस बात में श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ पर गए हैं, तो उनसे जो बात गुफ्तगू होती है तो उसमें जो हासिल मुताला निकलता है वो यही है कि पहले तो आप यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो कन्फाइन करते हो कि कौन सी जो है वो आप ट्यूशन फ़ीस जो है वो आप बेयर कर सकते हो, कहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहाँ पे नहीं मिल सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्रेडिट आवर्स जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के वहाँ पे वैलिड होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर आप अप्लाई करना शुरू करते हो तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में इस तरीके से एडमिशन मिलता है। जब आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो लोग समझते हैं कि वहाँ पे जाके जो है वो मतलब जॉब वगैरह करके अपने ख़र्चे निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर भी हैं कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जॉब कर सकते हो। फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जॉब मिलना दैट इज़ अनदर चैलेंज। आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते वहाँ पर। यूके में तो नहीं था ऐसा, मैं गया था। नहीं, US में अगर आप एज अ स्टूडेंट जाते हो ऑन स्टूडेंट वीज़ा, आई थिंक इट्स कॉल्ड F1 वीज़ा, तो उसमें आप जो है वो बाहर जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। अगर स्टारबक्स यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर है तो यू कैन नॉट वर्क ओवर देयर, लेकिन वो ही स्टारबक्स अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है यू कैन वर्क ओवर देयर। अच्छा, तो वहाँ पर फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो चांसेस लिमिटेड हो गए। चांसेस आपके लिमिटेड हो गए।
तो ये भी आपको चीज़ सोच के वहाँ पर जानी पड़ती है कि जो है वो आप ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं? नहीं, ये आई थिंक यूनिवर्सल रूल है। आप बाहर जाके जो है जॉब नहीं कर सकते। जितने मेरे दोस्त गए हैं, टेक्सास में गए हैं, कनेक्टिकट में थे, न्यूयॉर्क में थे, कैलिफोर्निया में थे, तो सबके साथ यही मसला था। अच्छा। तो टेक्सास में तो खैर मेरी एक आंटी रहती थी, तो मैंने काफ़ी बच्चों को वहाँ पे जॉब दिलाई, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही वर्क करती थी। तो उनके रेफरेंस से जो है वो उनके डिपार्टमेंट में जो पोजीशन ओपन होती थी, जो स्टूडेंट्स को जाती थी, तो वो क्योंकि वो पाकिस्तानी थी तो उन्होंने फेवर कर दिया था बच्चों को। लेकिन दिस इज ट्रिकी। या वेरी ट्रिकी। तो आप जब वो गैम्बल करते हो कि आपको यूनिवर्सिटी में जॉब मिलेगी, तो बच्चे ये सोच के जाते हैं कि आप अपना जो है वो अपार्टमेंट वगैरह का खर्चा निकाल सकते हो वहाँ पे जॉब वगैरह करके। अब अंडर द थंब कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वो एक अलग कहानी है। वो फिर लीगल और इलीगल। जब मैं यूके में पढ़ रहा था तो मुझे ये बताया था कि भाई आई वाज अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स अ वीक, और मैं कहीं भी काम कर सकता था। और मुझे याद है जिस साल मैं गया था तो उससे पहले वो बहुत से स्टूडेंट्स को निकालने के ऑपरेशन हुए थे, तो लंदन में बहुत जॉब आई हुई थी। मतलब लिटरली मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के बैठा हुआ तो बैग होता था साथ, तो वो आ जाता था मतलब रेस्टोरेंट के ऑनर, क्या तुम काम करोगे, स्टूडेंट लग रहे हो। तो अच्छा, मुझे नहीं पता कि यूएस के अंदर ये है। अच्छा, जो जाम्बिया की जो सिचुएशन है वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं लोग पाकिस्तान वगैरह से? पढ़ाई वढ़ाई का सीन नहीं है। आप देखिए ना, अब आपका कंपैरिजन है थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अब पाकिस्तान से कोई बंदा बांग्लादेश जाएगा पढ़ने के लिए? बांग्लादेश से तो आते हैं यहाँ पे, कम आते हैं हार्डली। हाँ, बहुत रेयर केसेस। कोई नजर आ गया तो आ गया। इसी तरीके से जॉब के लिए कुछ अफ्रीका से भी आते हैं पाकिस्तान पढ़ने के लिए, कराची यूनिवर्सिटी वगैरह में देखा है मैंने। अफ्रीका से आते हैं क्योंकि पाकिस्तान एजुकेशन इज बेटर कंपेयर टू अफ्रीका साइड, बट एजुकेशन के सीन नाम पे वहाँ पे कोई सीन नहीं तो है। फिर बिजनेस के लिए लोग जाते हैं। फिर इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जॉब वाला सीन है, एक बिजनेस वाला सीन है। जॉब के लिए भी जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, यूके, यूएसए वगैरह, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरह का थर्ड वर्ल्ड अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। द ओनली वे यू कैन गेट द जॉब इज द रेफरेंस। ओके, आप ढूंढो आपके रिश्तेदारों में, आपके गली मोहल्ले में, कहीं से कोई रेफरेंस निकला है कि आपको कोई जानने वाला अफ्रीका में इस वक्त बिजनेस कर रहा है, वो आपको स्पॉन्सर करे, वो आपको बुला ले, आप वहाँ पे जॉब करो। इन दैट वे इनकम भी अच्छी है, पैकेज भी अच्छा मिल जाता है, ठीक है ना। बिकॉज अफ्रीका में है ना सीन ऐसा है कि बंदा चल जाता है, ऑलराउंडर वाला मामला होता है। अगर आपको 2-3 छोटी छोटी स्किल्स भी आती है ना, देन यू आर थ्रू देयर। तो फिर आपने जब फैसला किया था ज़ाम्बिया मूव करने का, तो वो क्या वजूहत थी? पहले साउथ अफ्रीका गए थे आप? पहले साउथ अफ्रीका में फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था। साउथ अफ्रीका फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। वो इट्स अ कॉपी ऑफ यूरोप, ठीक है ना। यूरोप से एज कंपेयर टू द कॉस्ट इट्स वेरी चीप, यूरोप से हाफ है, लेकिन यूरोप की टक्कर का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। 1994 में इंडिपेंडेंस मिला है साउथ अफ्रीका को। अंटिल 1994, 30 साल पहले तक इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश। तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो वहाँ पे स्टार्ट किया। लेकिन जब से ब्रिटिश वहाँ से निकले तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ना वहाँ पे, इट्स वेरी बैड, इट्स टेरिबल। अच्छा, साउथ अफ्रीका में? जी, वहाँ पे वेपन्स, माफिया, सब चीज़ें इतना हाई है कि इट्स नॉट सेफ। जब पुराने कराची वाला सीन है आपको, हाँ, उससे भी ज़्यादा है, अच्छा, ऐसा समझ है। तो वहाँ तो पे कराची अच्छा हो गया इस मामले में, इज नॉट सेफ। अच्छा, वहाँ पे नॉट सेफ। तो फिर इसलिए आप लोग फिर ज़ाम्बिया मूव हो गए? फिर ज़ाम्बिया मूव हो गए। तो एक बात वो थी कि साउथ अफ्रीका ने भी तो रिसेंटली ये फ़लस्तीन के लिए, पैलेस्टाइन के लिए केस लेके गए, तो ज़ाहिर है कि उसको हम एकेडमिकली देखते हैं, अखबारों में देखते हैं। तो आप तो वहाँ पे चूँकि रहे साउथ अफ्रीका में, तो सोसाइटी के अंदर ये कैसे हुआ कि मुसलमानों से हमदर्दी, फ़लस्तीनियों से हमदर्दी, जो उनका कॉलोनियल जो उनका बैकलॉग है, जो उनकी कहानी है, ये उसका काम है? नेल्सन मंडेला की तालीम है, क्या है ये? बेसिकली इनकी जो हिस्ट्री थी 1880 से ब्रिटिश कम्युनिटी, ब्रिटिश एंड डच कम्युनिटी स्टार्टेड कमिंग दैट साइड। तो वो वहाँ पे जब आए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वी हैव अ सेम हिस्ट्री। इंडिया पाकिस्तान के साथ जो हुआ है ना ब्रिटिश रूल के अंदर, मोर और लेस द हिस्ट्री इज सेम, ठीक है। तो 1880 से जब वो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, देन उनका वही स्टाइल था कि दे स्टार्टेड रूलिंग। जैसे यहाँ पे हमारे पास है बलोची कम्युनिटी, सिंधी,
पंजाबी, बलोच कम्युनिटी। इसी तरीके से वहाँ के जो लोकल्स थे, जुलूस, वहाँ के जो कम्युनिटीज थी ना, दे स्टार्टेड रूलिंग। उन्होंने पूरा उसको कॉलोनाइज कर दिया और ब्रिटिश कॉलोनी ही एक तरह से बना दी। एंड जो ट्रीटमेंट इंडिया में करते थे पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स, फॉर अफ्रीकन्स इट वाज वर्स्ट। जो इंडियंस के साथ ब्रिटिश इट वाज अ सेकंड ग्रेड। हाँ सही। ठीक है, आप सेकंड ग्रेड कर सकते हैं। अफ्रीका में इट वाज थर्ड ग्रेड। वहाँ तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली slavery रेस वाला वाला मामला था। था। इवन के ऐसा था कि जो ब्लैक पीपल्स हैं उनकी बसेस अलग हैं, वाइट पीपल्स हैं उनकी बसेस अलग हैं, और दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द ह्यूमन राइट्स, यू नो। हाँ, इतना बुरा हाल था। जो रेस्टोरेंट्स भी अलग हैं, पार्क्स जो बने हुए हैं उस पे ब्लैक अफ्रीकन्स नहीं जा सकते। बहुत ज्यादा साथ चल नहीं सकते थे। वो ट्रेवर नोआ एक बहुत मशहूर एक कॉमेडियन, एक एंकर है, उनकी अगर आप किताब देखें ना तो उन्होंने पूरी कहानी अपनी लिखी है। एग्जैक्टली, उन्होंने उसी हकीकत को तो बयान किया। वहाँ से जो एक कंपेशन पैदा हुआ उनमें इंसानियत के लिए। फिर 1990s में यू नो दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, यू नो। वहाँ की एक जो फर्स्ट लोकल अफ्रीकन पार्टी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो मिस्टर नेल्सन मंडेला के अंडर में थी, तो 1994 में फर्स्ट अफ्रीकन बेस्ड जो वहाँ की लोकल बेस्ड जो पार्टी थी, दे वॉन द इलेक्शन एंड दैट्स हाउ दे गॉट द इंडिपेंडेंस। तो उनकी जो हिस्ट्री है, they have felt how it feels like, you know, when you attack and you live under a life of slavery. हाँ, तो उस हिस्ट्री को वो लोग रिलेट करके उन्होंने स्टैंड लिया। यार सबसे अच्छे इंसान बन गए, क्योंकि देखिए ना वो पैलेस्टाइन के लिए शोर शराबा तो बहुत किया मुसलमानों ने, और करना भी चाहिए। मुसलमानों ने तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ बातें की हैं। मतलब देखिए पाकिस्तान आवाम में तो भी जो आप कर देखें सकती ना, थी किया ना। अब रैलीज निकाली दुनिया भर में, रैलीज का प्रोटेस्ट किया, protest करा। लेकिन जो करने वाली जो हुकूमत है हमारी, जो बादशाहते हैं, जो साहिब इख्तिदार हैं, जिनके पास पावर है, उन्होंने ज़ाहिर है कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने भी वही जो है ना मजम्मती बयान भाई मजम्मती बयान तो हम भी दे सकते हैं, तो आपके जो काम करने के आपने किए नहीं। और उसमें ये होता है कि साउथ अफ्रीका जैसा एक मुल्क जो है, जो कि बहुत अच्छा मुल्क है, वो जाकर जो है इंटरनेशनल अदालत में उसको चैलेंज करता है। अच्छा, ये जो बात कर रहे थे ना नेल्सन मंडेला वाली, वो आप शायद देखने वालों को पता ही होगा कि US ने एक ज़माने में इनको टेरर वॉच लिस्ट में डाला हुआ था। तो US वाले अब तो मंडेला डे मनाया जाता है। वो बड़े अजीब अजीब काम करते हैं ना अमरीकी। तो बाल वो चले, मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जाते। अच्छा, क्योंकि थोड़ी सी सियासत की जो बात की ना, एक बड़ी हमारे यहाँ तो मसला ना डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से बात होती है कि क्योंकि जो हमारे लिबरल हल्के हैं वो बहुत नापसंद करते हैं उसको। ज़ाहिर है मुसलमान भी डर से फील कर रहे थे कि ट्रम्प आ जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा, बैन लगा देगा। तो चूँकि आप तो वहाँ पे रह रहे थे, तो जब ट्रम्प की हुकूमत आई तो क्या मुसलमानों को परेशानी हुई? यार ऐसा तो नहीं हुई। मतलब मेरे 5 दोस्त तो इसी के ज़माने में ही जो है वो स्टूडेंट वीज़ा लेके वहाँ पर आया, माशाल्लाह से ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। तो एज सच मैंने तो कोई नहीं देखी। इनफैक्ट US में तो अब वेव ये है कि ट्रम्प वाज बेटर देन जो बाइडन। सो आई मीन ऑफ कोर्स डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, डेमोक्रेट्स के अपने व्यूज़ होंगे, रिपब्लिकन्स के अपने व्यूज़ होंगे, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकल कंडीशंस देखें तो कोविड में जो मार्केट क्रैश हुई थी मार्च ऑफ 2020, ट्रम्प ने जाने से पहले उसको बड़ा स्टेबल कर दिया था। नाउ वी आर बैक इनटू वेव ऑफ रिसेशन, राइट। आई मीन बड़ी बड़ी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला वगैरह सब अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही हैं। सो समथिंग्स कुकिंग इन द एयर, राइट। आप जो है वो अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं। अब तो न्यूज़ में है कि जो है वो आप बॉम्ब्स गिरा रहे हैं वहाँ पे ईरान वगैरह की साइड पे, उनको ख़त्म करने के लिए, जो वहाँ पे सीरिया वगैरह की साइड पर हैं। तो आई मीन देयर इज ईरान में तो बम नहीं गिरा, वो सीरिया की साइड पे जो है वो है, उन्हीं के लोगों को टारगेट करा। इराक में इराक के यहाँ। सो आई मीन तो इलेक्शन की वजह होता है ना, जब हर US इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक जंग शुरू करवा देते हैं वो। हाँ, आई मीन यू कैन पुट इट दैट वे। मोर लाइक ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे 2015 में गया हूँ, तो मैंने जो है वो एक ओबामा का एरा देखा, एक ट्रम्प का एरा देखा, एक जो बाइडन का एरा देखा। ओबामा वॉन द सेकेंड इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ उसामा बिन लादेन को जो उसने लाके प्रेजेंट कर दिया था, राइट। ऑफ कोर्स 13 ईयर तो एज अ प्रेसिडेंट आप नहीं रन कर सकते, तो US में थर्ड नहीं रन कर सकते, यू कैन ओनली बी प्रेसिडेंट ट्वाइस। सो आप फिर ट्रम्प आए,
ट्रम्प जब जा रहा था तो उसने तो कोई वॉर नहीं डिक्लेयर करी, इनफैक्ट अपने ट्रूप्स वापस मंग रहा है। तो लिबरल्स जहाँ बोलते हैं कि वो वॉर क्रिएट करेगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ करेगा, तो ही एक्चुअली ब्रॉट द ट्रूप्स बैक। आई मीन जो बाइडन नाउ इज़ डूइंग कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट वी से, राइट? सो you sound like Trump supporter. I mean, I am a Republican voter right now. अच्छा, I mean, you are. but of course, I mean, अगर डेमोक्रेट अच्छा कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो आई एम नॉट अपोज टू वोटिंग फॉर देम एज वेल। लेकिन मेरे रिलीजियस व्यूज़, मेरे कल्चरल व्यूज़ वो मोर अलाइन करते हैं रिपब्लिकन्स के साथ, तो ऑफ कोर्स आई एम मोर रिपब्लिकन दैट वे। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ना वो पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रम्प के बाद ना ये बड़ा मुश्किल हो गया है इस आइडिया को कंसीव करना कि ना मुसलमान वोटर भी ट्रम्प की तरफ जा सकते हैं। अब तो मीडिया ने इतनी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बाइडन के सपोर्टर्स है। मैं बहुत बड़ी डॉक्टर कम्युनिटी को टेनेसी में जानता हूँ। मेरे जितने लोगों के साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ सारी डॉक्टर कम्युनिटी है। दे फंडेड जो बाइडन्स कैंपेन इन लास्ट इलेक्शन, नाउ आर ऑल ट्रम्प वोटर्स। तो उसकी क्या वजूहात है? ऑफ कोर्स आपकी जो है रिलीजियस वैल्यूज़ को उन्होंने लर्न करा। जो बाइडन का स्टैंड ऑन फ़लस्तीन, आई मीन वो सबके सामने आया। लिबरल व्यूज़ जो है वो ख़त्म हुए। अब जैसे कि मैंने अभी पहले मेंशन करा, तो आई मीन सब नज़र आता है। आई मीन इट्स ऑल ओवर मीडिया, राइट? सो ऑफ कोर्स तो वो लोग इसलिए जो है वो अपने बच्चे को वो भेज रहे हैं स्कूल पे, तो दे वांट देम टू लर्न certain things and not certain things, right? So ethical values जो है वो बड़ी, मतलब ये बात भी बहुत हो रही है कि ना वहाँ पर जैसे लगता है कि साइंस से तवज्जो कम हो गई है और इन मसाइल में ज़्यादा परेशान हो गए कि जेंडर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। या खैर मैं इस बात में तो कमेंट नहीं करूँगा कि जो है वो वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है। ऑफ कोर्स हम मुसलमानों ने जो है वो अपनी इज़्ज़त खोई है, तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जिनके हाथों में कंट्रोल है वो जो बोलते हैं वो हम करते हैं, राइट? आई मीन उनकी अपनी पॉलिटिकल और उनकी अपनी लीगल जो चीज़ें हैं वो हमको फॉलो करनी पड़ेंगी, बीइंग इन दैट कंट्री, राइट? तो हर किसी इंसान को अपने हुकूक मिलने चाहिए, वो मिलने हैं उनको, अब वो किस तरीके से भी हों। you're right, I think कि जब आप किसी सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं तो you should follow the law। आप बिला वजह में कोई मसाइल नहीं खड़े करें। आप लोग पूछेंगे मतलब how do you feel about कि यार पाकिस्तान छोड़ दिया, वहाँ जाके सेटल हो गए हैं, लेकिन इनके पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ है वो तो जाहिर रहता है। तो मतलब किस तरह से देखते हो जब आप ज़ाम्बिया से बैठ के पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देख रहे हो? तो टू बी ऑनेस्ट इट फील टेरिबल, यू नो, बिकॉज हम बेसिकली जब हम वहाँ बैठ के हम फील नहीं करते, हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते, हम वो देखते हैं जो हम मीडिया में हमको दिखाया जाता है और जो हम रिलेटिव से और जो दोस्त अहबाब से सुनते हैं। ठीक है, वेरी ट्रू। पास्ट 2 years में, पिछले 2 से 3 सालों में मतलब हार्डली कोई कुछ अच्छा सुनने को मिला है। देयर इज़ ओनली कि ये बंदा परेशान है, ये प्रॉब्लम है, दिस एंड दिस। सो हम 2-3 सालों में सिर्फ नेगेटिव ही सुनते हुए आ रहे हैं कि ये भी मसला है, ये भी मसला है। एक बंदा जो 50,000 60,000 सैलरी भी अर्न कर रहा था, आज वो भी रो रहा है कि यार घर नहीं चल रहा, आज वो भी कर्जे में जा रहा है। बेसिक इन्फ्लेशन 3x हो गया ना, हम डिप्राइव्ड होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे जब हम वहाँ बैठ के इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है ना, पहले हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इट्स फार बेटर एज कम्पेयर टू द लाइफ इन पाकिस्तान। आई फील टेरिबल टू से दिस, यू नो, मैं दिल पे पत्थर रख के बात कह रहा हूँ। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, ठीक है, एवरी ईयर वी कम, पेट्रियटिज़म है दिल में कहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पाकिस्तान को लेके जब भी कुछ है हम पहले हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यू नो हमेशा एक मेजर इम्पैक्ट रहता है। लेकिन मैं बाहर बैठ के फिर एटलीस्ट एक रियलिटी वाली पिक्चर को क्रिएट करूँ ना, मैं क्यों गलत बात करूँ। तो जो हम फील करते हैं ना वो शायद हम वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट, यू नो, इट्स टेरिबल। सेम आपको भी आई मीन पॉलिटिकल सिचुएशन, जोग्राफिकल सिचुएशन, यहाँ पर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन है वो तो आई मीन हर किसी के सामने है, वो तो टेरिबल है। लेकिन ऑफ कोर्स लाइक हुमैद सेट के जो है वो आपका दिल तो पाकिस्तानी है ना, तो आप चाहते हो कि पाकिस्तान में अच्छा हो। लाइक आई सेड, आप
आपने भी मेंशन करा पहले कि अगर कोई मुझे मेरी तनख्वाह आधी भी करके पाकिस्तान बुला ले तो मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि आधी मिले तो सही, वो तो 100th भी नहीं मिलेगी, तो जो है वो जाहिर है मोहब्बत है वतन से तभी हर साल आते हैं। जाहिर है कि आप पाकिस्तान की जो इकॉनमी के जो हालात हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, तो उससे ही इकॉनमी को एक तरह वो एक ढारस सी भी मिलती है। लेकिन ना इन सालों में ये हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ना एक बड़ा एक जैसे एक कैंपेन सी भी हुई सोशल मीडिया पे कि ये लोग बहुत नासमझ हैं, ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, और इनको हकाइक नहीं पता होते हैं और ये हर बात में बातें करते रहते हैं। फिर ये वो वोटिंग राइट्स मिलने वाले थे, तो वोटिंग राइट्स भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को नहीं मिले। तो इस हवाले से क्या ओपिनियन है, जो वोटिंग राइट्स मिलते मिलते रह गए आखिर? अच्छा, इसमें पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी। लोगों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि बाहर अगर कोई बंदा निकलता है ना, व्हेन यू स्टेप आउट फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, यू नो। आपका एक जो पूरा लाइफ स्टाइल है, यू नो, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू नो, कोई मुझे कम पैसे दे दे लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, आई विल प्रेफर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन दैट वन। यू नो, यू हैव पीस ऑफ माइंड। सुबह से लेके रात तक जो आप टाइम गुजारते हैं, it does matter. It's not only about the money, you know. क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो इट हैज़ अ वैल्यू, इट हैज़ अ मास वैल्यू ओवर देयर। लोगों को एक यही बात समझ आती है यहाँ जो बैठे हुए हैं कि नहीं, इट्स ओनली अबाउट द मनी। यहाँ पे अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं अगर बाहर निकल जाऊँगा तो मैं 3 लाख रुपए कमा लूँगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी। ओके, कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, देखें वो जो आप ओवरसीज पाकिस्तानी का कह रहे हैं ना, वो एक परसेप्शन है जो आपको मीडिया ने ही दिखाया है। अच्छा। इमरान खान के दौर में जो सारा मामला हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स दिए नहीं दिए, ये सारा मामला, और जो भी एक पिक्चर क्रिएट की गई उसका ताल्लुक इन माय ओपिनियन रियलिटी से नहीं है। वो एक पिक्चर थी जो मीडिया ने ही क्रिएट की, अब उसको लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। इन रियलिटी people have less to do, overseas Pakistani have less to do with the current political system in Pakistan. In practical, अगर मैं किसी भी political party को support करता हूँ, how does it matter? मुझे तो voting right ही नहीं है। So उसका जो impact है वो बहुत ही little है। अगर वो voting right मिलता तो जाहिर है उसका impact। अच्छा, आप बता रहे कि आपको चाइना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो जब चाइना आप जाते हैं तो फिर वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए क्या फीलिंग, चाइनीज़, क्योंकि चाइना वाले तो हमारे दोस्त कंट्री ना हमारी, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का क्या स्टेटस है, पाकिस्तानियों का कैसा बर्ताव होता है? सर, वो दोस्त कंट्री एक नेशनल लेवल पे है, ठीक है ना। इफ़ यू आर गुड इन ट्रेड, कुछ सप्लायर्स के साथ जब आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, देन इट्स ओके। बट वो वही बात है, जब पाकिस्तानी पासपोर्ट जब एयरपोर्ट पे उतरता है ना, आप चाइना की बात नहीं करें, आप कहीं पे भी चले जाएं, ठीक है, तो जो 3rd लेवल कैटेगरी का हमको समझा जाता है ना वहाँ पे, वो शायद डिफाइन करना फिर मुश्किल है। अच्छा। मतलब चाइना एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हैं ना, तो आपका फिंगरप्रिंट्स का एक सेक्शन होता है। तो मेरे पीछे एक लाहौर का बंदा था, उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने उसको हेल्प कर दी फिंगरप्रिंट्स के प्रोसेस के लिए। वो कंप्यूटराइज मशीनें रखी हुई थी, तो वहाँ से उससे मेरी हाय हेलो हो गई, सलाम दुआ हो गई। उसने इंट्रोड्यूस किया कि मैं लाहौर से हूँ, XYZ। वी वर वर्किंग टुगेदर, तो सब प्रोसेस हो गया। उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट था और आपके पास जाम्बियन पासपोर्ट। तो मेरा पहले मैं था आगे, तो मेरा पासपोर्ट चेक किया, जाम्बियन पासपोर्ट, यू गो। उसके बाद उसका पासपोर्ट चेक किया, ओ पाकिस्तानी पासपोर्ट, गो इनटू दिस रूम। अच्छा। बिना उसको कुछ देखे उसको फौरी तौर पे इंटीग्रेशन रूम में भेज दिया। वो मेरे को कह रहा है, वो कॉलिंग में, भाई रुको मेरा इंतज़ार करो। मैंने बोला भाई मैं क्यों इंतज़ार करूँ, आई डोंट इवन नो यू। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को मतलब जिस लेवल का समझा जाता है, इसमें हमारी अपनी हरकतें हैं। इलीगल इमिग्रेंट का इश्यूज़ देख लें आप, पाकिस्तानी का हर जगह जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स वो हमने खुद क्रिएट की हैं। ये प्रॉब्लम्स नेशनल लेवल पे या पॉलिटिशियंस ने नहीं क्रिएट किया हमारे लिए, ये चीज़ें हमने खुद क्रिएट की। 3 महीने पहले एक फ़्लाइट के अंदर साउथ अफ्रीका की जो फ़्लाइट थी, दुबई टू साउथ अफ्रीका, 66 पाकिस्तानी थे, 66 पाकिस्तानी ऑन अ सिंगल फ्लाइट, जिनको सबको डिपोर्ट किया गया। क्यों? They wanted to cross illegally. अच्छा। ये साउथ अफ्रीका का जो पैसेज यूज़ करके जो निकलते हैं ना, they had a transit visa for other countries, उसमें वो बीच में अच्छा, एक टनल के थ्रू they wanted to
एंटर द साउथ अफ्रीका कंट्री। ओह अच्छा। 66 पाकिस्तानी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 महीने पुरानी बात है अप्रोक्सीमेटली। पूरी फ्लाइट में उनको फिर दुबई से ईमेल आ गई थी, उनको शक हुआ कि ये है, तो वो उन्होंने उसी वक्त रोक लिया। वरना हर फ्लाइट में साउथ अफ्रीका की जो फ्लाइट होती है ना, 5 से 6 पाकिस्तानी तो वो डेली की रूटीन है। क्या रूटीन है? इलीगल पकड़ते ही अच्छा हैं। डेली? तो इतने इलीगल अगर पकड़े जाएंगे कहीं से, तो आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू रहेगी, क्या इज्जत अच्छा, रहेगी? इससे याद है अमेरिका के बारे में भी बड़ा मशहूर है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए क्रॉस करना। तो रहे तुम तो वहाँ के नेशनल हो, लेकिन लोग क्या बताते हैं स्टोरीज वहाँ की? पाकिस्तानी का तो वहाँ पर ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि जो है वो इलीगल एंट्री। ऑफ कोर्स हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है उनके साथ। हाँ, मैं दूसरी कंट्रीज जो अटैच्ड हैं वो इलीगली, तभी तो वॉल बन रही थी, तो मैक्सिको हो गया। मैक्सिको वगैरह की साइड से नहीं जाते मतलब हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट प्रॉब्लम है। पाकिस्तानियों के साथ एयरपोर्ट्स पे सलूक की अजीब अजीब कहानियां सुनते हैं ना हम। जैसा वो इंडिया की बड़े मशहूर अदाकार के साथ भी कुछ हो गया था कि उनको रोक लिया था और बहुत ज़्यादा इंटरोगेशन की। हाँ, वो तो इंडिया की टीम के साथ न्यूजीलैंड में हो चुका है। तुम अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो गंगूली के एरा की बात है, जिसमें जो है वो हरभजन सिंह ने जो है वो जूते डिक्लेयर नहीं करे थे, नंबर ऑफ शूज़ डिक्लेयर नहीं करे थे, तो उनको अलग कमरे में लेके चले गए थे, पे पेनल्टी दी थी उनके मैनेजर ने। तो बहुत मशहूर कहानी है। मेरे साथ विद बीइंग अ यूएस सिटीज़न मेरे साथ हो चुका है कि जब यूएस में एंटर हो रहा था, लास्ट मेरा विजिट 99 में था, फिर मैं 2015 में गया, तो ऑफ कोर्स द ड्यूरेशन वाज सो लॉन्ग, दे पुल्ड मी आउट। मेरे अम्मी अब्बू सबको जाने दिया क्योंकि उन्होंने 6 महीने पहले विजिट करा हुआ था यूएस। लेकिन जब मैं मेरा फर्स्ट विजिट था, उनका सेकंड विजिट था 6 महीने के बाद। तो जब मैं गया तो उन सबको तो उन्होंने जाने दिया, मुझे जो है वो कमरे में लेके चले गए, इंटरोगेशन हुई। इनफैक्ट ये भी हुआ था कि उसने मुझे रिलीज़ कर दिया था, मैं बैग लेके कस्टम से बाहर निकल रहा था, वो पीछे से चीखता हुआ आया, हे मोहम्मद स्टॉप, और उसने मुझसे बोला कि हैव यू एवर विजिटेड वजीरिस्तान? मेरा नो भाई। ओके यू आर फ्री टू गो। तो वो जो 5 सेकंड का स्पैन था जिसमें उसने मोहम्मद बोल के स्टॉप कर रहा था, और जब तक वो मेरे पास आया, वो हालत दिल मुंह को आया हुआ था कि पता नहीं क्या होगा अभी। नया वजीरिस्तान का नाम पढ़ लिया नया वजीर उस वक्त जनरल राहिल शरीफ जो है वो उस वक्त वहाँ पे उनकी चल रही थी, आई थिंक वजीरिस्तान से जो क्लियर कर रहे थे अफगानी वगैरह को, ऑपरेशन चल रहा था, तो इसलिए आई थिंक वो सवाल करा गया। तो आई मीन बीइंग अ यूएस सिटीज़न भी कभी कभार ये फेस करना पड़ता है। इनफैक्ट उसके बाद भी मैं जो वो ये दिसंबर 2015 की बात है, मैं मार्च 2016 में वापस आया था, क्योंकि मुझे एविएशन में ANP लाइसेंस मुझे मिल गया था, मेरी जॉब लग गई थी, तो मैं यहाँ पर वापस आया था अपनी जॉब स्टार्ट करने से पहले। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो इवन मैं 3 महीने के बाद जब विज़िट करा तब भी मुझे जो है उन्होंने कमरे में पुल कर लिया था। फिर मैं 1 साल के अंदर कनाडा विज़िट करा, फिर उन्होंने मुझे कमरे के अंदर पुल कर लिया। तो उस पर मैंने उनको TSA एजेंट को बोला था कि भाई मेरे पास साइडा बैज है, अगर मुझे फटना वटना होता तो मैं तुम्हारे पास से क्यों जाता, मैं तो साइडा बैज एक्सेस करके अपने पीछे वाले डोर से चला जाता। उसके बाद से कभी उन्होंने मुझे नहीं रोका। अच्छा, आप एविएशन इंडस्ट्री का जो आपका तजुर्बा है यूएस के अंदर, तो वो आप मुझे बता रहे थे कि अब जो 9/11 के अटैक के बाद कोई भी जिसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है वो एविएशन इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता। ऐसा है, क्योंकि जो है वो अब TSA 9/11 के बाद की ज़्यादा पता नहीं। TSA क्या है? TSA ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एयरपोर्ट पे आपको चेक एंड बैलेंस करके जो भेजती है वो सब 9/11 के बाद है। उससे पहले तो जो है वो देयर वाज जस्ट बोर्डिंग सिस्टम, बोर्डिंग करके कोई भी, बल्कि बगैर बोर्डिंग पास लिए कोई भी जाके जहाज़ देख कर आ जाए, पूरा गेट तक चला जाए। या इट वाज लाइक दैट। आपके जहाज़ के जो कैप्टन का दरवाज़ा लॉक्ड होता है वो 9/11 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा। या वो तो पहले ओपन होता था, कोई भी जाके कॉकपिट में उनको विजिट कर आ जाए, कुछ भी कर ले। या इट वाज ऑल ओपन विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसके बाद जो है वो लॉक्स वगैरह उनके डोर पर आ गए कि कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, कोडेड हैं वगैरह वगैरह। उससे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है वो आगे बढ़ाई। तो बिकॉज ऑफ ऑल दी सिनेरियोज तो वो लोग जो है वो प्रेफर नहीं करते। अगर इक्का दुक्का कभी जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में जॉब्स बहुत ज़्यादा आ जाएँ तो दे प्रेफर साउथ अमेरिकन्स, बिकॉज उनकी इमिग्रेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ईजी है। तो वो लोग उनको कॉल कर लेते हैं MROs वगैरह में जॉब करने के लिए। कभी कभार स्पॉन्सरशिप करते हैं, कभी कभार जो है वो स्पॉन्सरशिप नहीं करते और उनको वापस भेज दिया जाता है। तो वो कुछ अरसे के लिए आते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, चले जाते हैं वापस से। तो एविएशन इंडस्ट्री में जाने के लिए ग्रीन कार्ड का होना ज़रूरी है। ग्रीन कार्ड का होना बहुत। तो आपकी जो एविएशन का इतना तजुर्बा है, कोई इसके अगर इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमारे लिए हो, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट ऑपरेट, कैसी लाइफ है एविएशन इंडस्ट्री की? या मैं क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की साइड से हूँ, तो साइकिल बड़ी ईजी है।
आप जो है वो दो तरीके से लाइसेंस ले सकते हैं। एक तो आप स्कूल में जाएं, स्कूल में आप 3 इयर्स अपने कोर्सेज करें, अपनी ट्रेनिंग लें, और फिर आप FA का ANP का लाइसेंस एग्जामिनेशन ले लें। दूसरा केस ये है जो कि बेसिकली उन्होंने अपने मिलिट्री वालों के लिए बनाया हुआ है कि आप 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आएँ इन एयरफ्रेम एंड पावर प्लांट, और आप जो है वो वहाँ पर आके फिर आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो यू कैन डायरेक्टली अपेयर इन एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, गेट योर लाइसेंस एंड यू आर डन। तो मैंने सेकंड मेथड फॉलो करा था। मैं यहाँ से PIS एक्सपीरियंस अपना करके गया था, तो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, मेरे पास लॉग बुक्स थी, तो मैंने वो FA में जाके सबमिट करी, उन्होंने मुझे अप्रूव करा, मैंने लाइसेंस एग्जामिनेशन दिए और मेरे पास लाइसेंस आया। फिर जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो भी 3 लेयर्ड सिस्टम है। वहाँ पर एक चीज़ होती है सब्सिडरी एयरलाइंस। बेसिकली जो मेजर एयरलाइंस हैं, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, तो उन्होंने जो है वो अपनी सब्सिडरी एयरलाइंस भी बनाई हुई है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल एयरलाइंस हैं जो उनके फ्लैग को जो है वो कैरी करते हैं। उनकी फ्लैग बेसिस पे जो है वो पैसेंजर्स उनको मिलते हैं, लेकिन वो ऑपरेटेड बाय अनदर कंपनी होता है। थप्पा उस पर डेल्टा एयरलाइंस का लगा हुआ है, यूनाइटेड का लगा हुआ है, अमेरिकन एयरलाइंस का लगा हुआ है। पैसेंजर को नहीं पता कि वो जो है वो मेसा एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हैं, एंडेवर में कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं वो डेल्टा में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली ऑपरेटेड बाय सम अदर कंपनी होती है। उसके ऑपरेशन को थर्ड पार्टी कर रही है, तो वो आपको कम पे देते हैं। वो आपका इनिशियल, या तो फिर आप MRO चले जाओ। MRO का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जहाँ पर आपके हेवी चेक्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर आप चले जाओ, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ईजीली जॉब मिल जाती है। लेकिन ये सबसे लोअर कैटेगरी एज फार एज योर पे इज कंसर्न है ना। आप वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हो, फिर आप मेजर एयरलाइंस में अप्लाई करना शुरू करते हो। जब आप मेजर एयरलाइंस में अप्लाई करते हो तो मेजर एयरलाइंस कौन सी है? अमेरिकन हो गई, डेल्टा हो गई, यूनाइटेड हो गई, साउथ वेस्ट हो गई। दीज 4 आर कंसिडर्ड एज मेजर एयरलाइंस वहाँ पर। तो इनकी पे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर आपको जब जॉब मिल जाती है तो आप एक फ़िक्स उसमें आ जाते हो, पे स्केल में आ जाते हो, आपकी ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती है। और वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अच्छा ट्रीट भी करते हैं, बेटर ट्रीट करते हैं, मतलब ट्रीट तो वो भी अच्छा करते हैं खैर। तो बेनिफिट ज़्यादा हैं उसके आपके जो है वो, और पे स्केल भी अच्छा है मतलब। फिर थर्ड कैटेगरी जो आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके स्टॉप हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वहाँ पर भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सही है यहाँ पर मेजर एयरलाइंस में। लेकिन थर्ड कैटेगरी कार्गो एयरलाइंस है, UPS, FedEx हो गई। FedEx में मैं हूँ, तो वो आपको सबसे अच्छा पे करती है। वो सबसे अच्छा पे करती है। इसकी क्या वजह? यार बॉक्सेस डोंट कंप्लेन। सही है। बॉक्सेस डोंट ब्रेक एयरक्राफ्ट, पीपल डू। तो उनके पास आई थिंक बजट ज़्यादा है। अच्छा, यानी कि जो कार्गो सेक्टर है उसमें ह्यूमन डीलिंग नहीं होती? ह्यूमन डीलिंग नहीं है खैर। उनका जो है वो अब मुझे नहीं पता उनका पे स्ट्रक्चर क्यों अच्छा है। आई थिंक प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अच्छा, एक सवाल और इस सवाल से। लेकिन खैर वेव आती है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसकी भी वेव्स आती हैं। जैसे अभी जो है वो कार्गो एयरलाइंस जो है वो डिक्लाइन पर हैं, पैसेंजर एयरलाइंस बूम पर हैं। तो मेरा यही सवाल था। हाँ, हर चीज़ का जो है वो कि एक जो आप बताए थे एक साइकिल होता है। हाँ, लेकिन इनका ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब अगर आप पर आवर की रेट की बात करें तो $3 या $4 का फ़र्क है। टॉप आउट जो है वो उनका मैकेनिक अगर जो है वो 68 पे कर रहा है तो FedEx का 72 पे कर रहा होगा। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप इसकी ईयरली कॉस्ट निकालें तो मेरा ख्याल से $5-6 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा दोनों की पे स्केल में। लेकिन लग्जरीज ऑफ लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छी अफोर्ड कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। वहाँ की भी लोकल फ्लाइट अच्छी होती है, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम रायन एयर में ट्रैवल किया ना, जो यूरोप की सस्ती फ्लाइट है। तो वो जैसे मेरे लिए वो पहला तजुर्बा था कि वो एयर होस्टेस जो है ना, वो जो भी खाना पीना दे रही थी पैसे भी ले रही थी वो। क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त तक फ्लाई देना नहीं आई थी। फ्लाई देना आई थिंक द फर्स्ट एयरलाइन जिसने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आप वो खरीद रहे होते हैं ना खाना, आपको ऑप्शन होता है। वरना में तो आदत थी कि कुछ तो खाने को मिला है। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, स्टेशन वाला माहौल लग रहा था कि वो खुला ढूंढ रही है किसी ने ना। वो बोलते कितने 10 यूरो का नोट दे दिया, वो एयर होस्टेस जो है वो एयरलाइन में खुला ढूंढ रही थी कि क्या किसी से उसको पैसे। अच्छा, कार्ड सिस्टम नहीं है वहाँ पे? नहीं, वो कार्ड सिस्टम भी है, लेकिन वो किसी ने अब 10 यूरो पकड़ा दिए। अच्छा, तो यूएस की एयरलाइंस में जो है वो कैश अलाउड अलाउ नहीं है। मैंने तो अच्छा, मैंने तो देखा था उसको कैश अलाउ था। तो वहाँ की भी एयरलाइंस सही है? वहाँ पे ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि आपको अगर पानी खरीदना है तो आप कैश वाला सिस्टम है नहीं। जो वहाँ की अफ्रीकन कंट्रीज़ में विद इन अफ्रीका का एक अलग नेटवर्क है। आउटसाइड अफ्रीका
जो है वो मेजर एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, जैसे एमिरेट्स है, दूसरी बड़ी मेजर एयरलाइंस। लेकिन एक नेटवर्क ऐसा है जैसे विद इन यूएसए एक नेटवर्क है एयरलाइंस का, इसी तरह विद इन अफ्रीका भी एक नेटवर्क है, ठीक है। उसमें मेन जो है वो साउथ अफ्रीकन एयरवेज है, इथोपियन एयरलाइंस है, जाम्बिया एयरवेज भी है। तो उनका क्या होता है, उसमें फिर लो बजट एयरलाइंस भी हैं, तो वो दे ओनली सर्व यू वाटर एंड अ लिटिल सैंडविच, यू नो, फॉर 2 आवर्स फ्लाइट, 3 आवर्स फ्लाइट। इवन कि अगर 4 आवर्स 5 आवर्स तक भी फ्लाइट है ना, तो कीनिया एयरवेज इज द ओनली वन करंटली सर्विंग द प्रॉपर मील। अदरवाइज जहाज अच्छे होते हैं आगे। जहाज बिल्कुल अच्छे साफ सुथरे होते हैं, लेकिन वो मील वगैरह का कॉन्सेप्ट कम है, स्मॉल फ्लाइट्स में नहीं है। यहाँ पे तो जैसे अगर आप दुबई कराची फ्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट सर्व करेंगी, ड्रिंक सर्व, वहाँ पे ये चीज़ मेहमान नवाज है ना लोग पाकिस्तानी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बाइंग वाला पाकिस्तानी लोग मेहमान नवाज होते हैं, खाना पीना देते हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस आपके आई थिंक 4 आवर्स से ऊपर की जो फ्लाइट होती है वो आपको फूड सर्व करते हैं। उसका बड़ी फ्लाइट्स में तो होता है। हाँ, वो IATA रेगुलेशंस में आ जाता है कि जो है वो अगर आपकी फ्लाइट इससे ज़्यादा लंबी होगी तो आप चार्ज पहले से करेंगे और आप जो है वो मील सर्व करेंगे, क्योंकि एक बंदा जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता है। इसी तरीके से अगर आपका ले ओवर जो है वो एक्सटेंडेड हो जाए किसी भी जहाज़ की मेल फंक्शन की वजह से, तो आपको टोकन मिल जाता है कि आप एयरपोर्ट पे जाके जो है वो खाना पीना। हाँ, बहुत लंबा ले ओवर में मिल जाता है। अच्छा, ये कोविड का टाइम था तो वो कैसा गुजरा था एविएशन इंडस्ट्री के लिए? यार उस वक्त कार्गो एयरलाइन के पास तो अंधाधुंध पैसा था और पैसेंजर एयरलाइंस के पास कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त पैसेंजर एयरलाइंस ने बहुत सारे बंदों को ले ऑफ भी करा था, जो कि अब वो वापस से उनको रिहायर कर लिया गया है। कार्गो एयरलाइंस ऑफ कोर्स सब अपनी चीज़ें, मतलब बिस्किट और अंडे भी जो है वो आपके कार्गो एयरलाइन से ही जा रहे थे। कार्गो आप जो है वो ऑर्डर कर रहे थे अपने घर के अंदर। तो कार्गो एयरलाइंस ने तो बहुत पैसा कमाया, अनगिनत पैसा कमाया उसमें कोविड के टाइम पे। और वही वाली बात जो वेव है कि एक वक्त में आते हैं कि कार्गो एयरलाइन ज़्यादा पैसा कमाती है, एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो नीचे की तरफ होती है, फिर वापस से जो है वो कार्गो ऊपर आ जाती है, कार्गो नीचे चली जाती है, एयरलाइन इंडस्ट्री ऊपर आ जाती है। अच्छा, अगर जाम्बिया से पाकिस्तान में लोग कोई बिजनेस करना चाहे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कराची में अगर किसी को बिज़नेस करना है तो किस फील्ड में जाना चाहिए, फील्ड तो सारी हैं, हर बंदा यहाँ पे, हर बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, हर मार्केट्स है, जो ठेले वाला है वो भी एक अपना बिजनेस लेके बैठा है, रेस्टोरेंट की फील्ड है। तो यस, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन अफ्रीका, ओके। लाइफ इज़ डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट, वहाँ पे चीज़ें मुख्तलिफ हैं और मुश्किल हैं, बट दे आर प्रॉफिटेबल एट द सेम टाइम। वहाँ लाइक एक चीज़ अगर आप पाकिस्तान में 5 साल में कर सकते हैं, वहाँ आप शायद 3 साल में कर लें। लेकिन वो ये कि बिजनेस में शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना, देयर इज़ नो फॉर्मूला टू बिकम अ मिलियनर। आपकी नज़र में सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और होगी, मेरी नज़र में कुछ और होगी। अपनी दुनिया में आप सक्सेसफुल हैं, मेरी दुनिया में मैं सक्सेसफुल हूँ। हार्ड वर्क इज़ नॉट द ओनली formula to become a millionaire. Business is a proper way, proper cycle. So number one is the patience. Again, you need to use your reference, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक इंडिपेंडेंट कंपनी, जैसे यहाँ बैठे बैठे आपने दुबई में कंपनी खोल ली और आपने शुरू, वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। यू नीड अ रेफरेंस, यू नीड अ होस्ट, देन यू रजिस्टर अ कंपनी, यू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। Once you apply for the work permit, then you start the business. मतलब वो लोकल के जो एक सिस्टम के अंदर मौजूदगी है वो ज़रूरी है जी। लोकल, अगर वो नेशनल नहीं है वहाँ का लोकल, ठीक है ना, लेकिन अगर वो वहाँ का है रेजिडेंट, वो वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अगर उसका रेफरेंस भी है, देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो वही है कि जैसे जॉब में था, फाइंड अ गुड रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर साइकिल, बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से पैसा कमाना शुरू कर देते हो। या मैं 2013 से जाम्बिया में हूँ, ठीक है ना, मुझे अगर ये कहना पड़े कि यस मैं अपने पैरों पे खड़ा कब हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। 2016 आई फेस अ चैलेंज, सब कुछ, इट वाज अ मैसिव लॉस। Then again the whole cycle started again. Then 2020, yes, it was a time that I started enjoying, yes. तो कोविड आ गया ना एक लेवल पे। अच्छा, कोविड में वहाँ पे एडवांटेज, मार्केट वहाँ बंद नहीं हुए, there was no lockdown in the market. लॉकडाउन था, मस्जिद में था, चर्च में था, कोविड था, लेकिन अफ्रीका की इकोनॉमी दे कैन नॉट अफोर्ड
to lock down the markets, लोगों ने भूखा मर जाना था. तो डेली वेजेस पे हैं लोग. सही. वो रोज काम करेंगे, रोज मार्केट बंद नहीं हुई. मार्केट नॉट इवन अ सिंगल डे, थैंकफुली. तो लैंडलॉक कंट्री है, तो दूसरे मुल्कों से भी लोग आए, इसमें फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिली क्योंकि कुछ लोग डर गए. एक होता है कि एक कैटेगरी ऑफ बिजनेसमैन वो थे जो डर गए, उन्होंने गुड्स ऑर्डर नहीं किए. मैंने कहा ना इम्पोर्ट पे चल रहा है, इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से, चाइना से और दूसरी जगहों से. एक कैटेगरी थी बिजनेस की जो डर गए, जिन्होंने इम्पोर्ट नहीं किया. सेकंड कैटेगरी वो थी जिन्होंने बोला आने दो माल, जो होगा देखा जाएगा. आप भी थे उसमें, मैं भी था. तो इट वाज अ गुड चांस. अच्छा, पता नहीं अब यार, ये पता नहीं हाउ वुड पीपल टेक दिस कि कोविड को फ्लाउट करके बिजनेस बनाने की जो स्टोरी है. हाँ, लेकिन बट दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स के. कभी कभी वहाँ पर ये इस चीज़ का क्या सिस्टम है पेपैल वगैरह का? जैसे यहाँ पर तो जो है वो जो हमारे यंगस्टर हैं जो फ्रीलांसिंग वगैरह करना चाहते हैं, राइट, उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल ही यही है कि वो लोग अकाउंट्स ही बना सकते हैं जिस पे उनके पास US डॉलर आ सके, जो कि वो अपने लीगली जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकें वगैरह वगैरह, राइट. तो वहाँ पर क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बैन वगैरह है या नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं है, लेकिन इट्स अ ग्रेट अनफॉर्चून दैट वहाँ पे अगर आप किसी लोकल को पूछोगे ना पेपल का, उसको यही नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली पेपल इज. ठीक है, वहाँ पे फ्रीलांसिंग का और दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अच्छा. अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग दे आर फार बिहाइंड. आज की डेट तक they are scared of going to the bank. Really? बैंक के अंदर जाने में the local people they feel uncomfort. अच्छा. वहाँ पे जैसे यहाँ पे जैज है, जैज पैसा, इजी पैसा, ये सारी चीजें ना, they have more market value as compared to banks in Zambia. तो कैश बेस इकोनॉमी है. कैश बेस, बिल्कुल. तो आप तो यू मस्ट बी फीलिंग एट होम. आप कह सकते हैं. क्योंकि वो मेरा अगला सवाल यही था कि वो एक पॉडकास्ट में पूछा भी था किसी ने, तो वो मैं इसलिए वो रेफरेंस दे रहा हूँ कि वो हमारा अपना कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है कि मेमन कम्युनिटी जो इतना बिजनेस करती है इसकी क्या वजूहात हैं, क्या राज हैं. मतलब जस्ट टू क्लैरिफाई कि मेरी वाइफ भी मेमन है, तो मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि मेरा मेमनों से ताल्लुक है, वरना क्योंकि वो एक समझा जाता है कि आप मेमन कम्युनिटी को जो है ना वो टारगेट कर रहे हो. तो मैं टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि आप भी मेमन है. तो ये क्या राज है, मेमन लोग इतना जो बिजनेस करते हैं? राज नहीं है, लोग तो ये भी कहते हैं कि मेमनों के खून में है बिजनेस. ठीक है ना. अच्छा, यूं कह सकते हैं कि दे आर गुड इन बिजनेस टू सम एक्सटेंट, दे आर वेरी गुड इन बिजनेस. आप कोई भी कम्युनिटी को अगर आप पिक करें ना, तो आप कंपैरिजन करें तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे. कोई कम्युनिटी की कोई स्पेशलिटी होगी. इसी तरह मेमन कम्युनिटी की जो स्पेशलिटी है ना, दे आर गुड इन बिजनेस. ठीक है. तो क्यों? यू कैन से इट्स जेनेटिक, दैट्स हाउ इट इज. तो वही बात हो गई ना कि खून में. नहीं, देखिए ना, एक कल्चर है ना. मतलब आपने सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म में बता दिया. आई थिंक उसका बड़ा फैक्टर ये है कि वो लोग बहुत ग्रास रूट ये लोग जो है वो बहुत ग्रास रूट लेवल यंग एज से जो है वो अपने बड़ों को जो है ये करता हुआ देखते हैं. तो वो लोगों की एक्सपायरेशन ये होती है. अब मेरे अब्बा जो है वो एविएशन में थे, तो मैं उनको बड़ा होते हुए यही देखता था कि जो है वो मुझे भी एविएशन में जाना है. वो मुझे इंस्पायर करती थी चीज़, तो मैं एविएशन में चला गया, हालांकि मैंने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंजीनियरिंग भी करी हुई थी. तो आई थिंक उसका बड़ा मेजर फैक्टर ये होता है कि आप बहुत ही यंग एज से जो है वो चीज़ देख रहे होते हो. आप मैं जहाँ पे पहले रहता था बलुच कॉलोनी में, वहाँ पे पूरी डेली पंजाबी सौदागरान कम्युनिटी रहती थी. आई थिंक मेमनों के बाद अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी पाक कराची में होगी तो वो डेली पंजाबी सौदागरान ही होंगे. बहुत ही ज़्यादा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं. तो उनका भी यही था कि छोटी एज से जो है वो अपने बेटे को जो लेके जाना शुरू हो गए दुकान में, और उसके अंदर उन्होंने ड्रिल कर दिया ये वाली चीज़ ना कि भाई तुम बिजनेस ही करोगे. तो वो फिर बिजनेस ही करते हैं. तो कहते हैं गाते गाते आदमी गवैया बन जाते हैं ना. क्या जो आप एक फैमिली है जहाँ पे फादर और मदर दोनों डॉक्टर हैं, तो उस बच्चे ने देखा ही है अपने पेरेंट्स को डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर. तो उसके अंदर एक बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक शौक पैदा होगा उस चीज को एक्सप्लोर करने का. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग बिजनेस, इट्स मैसिव. इसमें फिर कोई फील्ड की कैद नहीं होती. यू कैन कंटिन्यू व्हाट यू कैन डू. अब जैसे जो पिछली जनरेशन है उनका ऑनलाइन से कोई ताल्लुक नहीं था. अब जो करंट जनरेशन है दे आर इनटू ऑनलाइन एज वेल. बिल्कुल, मैं ये बात करने वाला था. मेरे कुछ मेमन दोस्त हैं जिन्होंने आईटी सेक्टर में इतना अच्छा काम किया, और कुछ नाम ऐसे हैं हमारे सामने कि जो पाकिस्तान में बड़े स्टार्टअप्स बने हैं
तो उनके फाउंडर्स भी मेमन हैं और उन्होंने बड़ा चला के दिखाया, क्योंकि डेफिनेटली कि उनको बिजनेस का सेंस था। और मैंने इंजीनियरिंग पढ़ते हुए देखा कि जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उनमें प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होते, उनको बिजनेस का सेंस नहीं होता। तो जो हमारे दोस्त, जैसे हमारे एक दोस्त है मुबशिर, एक मुजम्मिल, तो उन्होंने ये साबित किया कि जो उनका बिजनेस का जो सेंस है वो इंजीनियरिंग के साथ कपल होके काफ़ी अच्छा हुआ। अच्छा, हम लास्ट में अगर हम इस तरफ आए कि जो एकेडमिक्स हैं पाकिस्तान, क्योंकि आपने वहाँ की तालीमी इदारे भी देखे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को देखा है आपने, तो जो हमारी एकेडेमिया है, तुम्हारा जो स्कूल था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, तो आप क्या फील करते हो कि क्या लैग किया ज़िंदगी के अंदर? वो इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम ऑफ द स्कूल में या जो हमारे देखने वाले हैं वो किस तरह से उन गैप्स को फिल करें। क्या अच्छा था, क्या प्रॉब्लम थी? इफ यू लुक बैक एट योर जर्नी। मैं सवाल सही तरीके से समझा नहीं कि वो लोग किस चीज़ में अच्छे हैं और एकेडमिया में, और हम लोग किस चीज़ में अच्छे हैं। यार, एज फार एज साइंटिफिक सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह हो गया, आई थिंक इसमें जो है वो हम लोग फार सुपीरियर हैं, फार सुपीरियर हैं। हमसे मुराद पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, चाइनीज़, दे आर फार सुपीरियर देन किड्स ओवर देयर, राइट? आई मीन मैथ में तो कूड़ मगजगी की कोई इंतहा नहीं है उनकी भाई। वो लोग उनको समझा के थक जाओ, उनको नहीं समझ में आती है। ट्यूशन पढ़ाई है वहाँ पे? मैंने एक बच्चे को पढ़ाई है, मैं अपनी मैथ भूल गया। तो अच्छा, ये बात अब कही जा रही है ना कि गोरे जो मैथ्स में अच्छी नहीं, और रिसेंटली वो हुआ है जो भी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, इन्होंने कहा कि भाई हम 17-18 ईयर्स तक बच्चों पे मैथ्स कंपलसरी करेंगे, ये ऑप्शनल क्यों कर दिया आपने? अच्छी बात है। वहाँ पर तो जो है वो अभी यूएस जो है वो मैथ का पता नहीं कोई कंपटीशन जीता था, तो वो सारे जो यूएस को रिप्रेजेंट करते चाइनीज बच्चे थे। लेकिन वो चाइनीज बच्चे तो यूएस नेशनल थे। यूएस नेशनल थे। तो मतलब ये साइंसेस में हम अच्छे हैं, साइंसेस में हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेक्निकल फील्ड्स में वो लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, टेक्निकल फील्ड्स में वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब जैसे मैं अपनी फील्ड की बात कर लूँ तो ट्रबल शूटिंग में भाई उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं यहाँ पे भी पीआईए के टेक्नीशियंस को देख के गया हूँ, कंपेयर करूँ तो वहाँ पर 80% बहुत अच्छे होंगे, 20% जो है वो ऐसे ही होंगे। वहाँ यहाँ पर जो है वो 20% अच्छे होंगे और 80% बस ऐसे ही जो है वो ट्रबल शूटर्स नहीं है, वो लोग बस सिर्फ और सिर्फ पार्ट चेंजर्स हैं। तो क्या वजूहात क्या है इसकी ना? यार, आई थिंक उनको जो है ना, जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है ना, उनको उस फील्ड में जाना होता है। वहाँ पर जो है ये नहीं है कि तुम डॉक्टर इंजीनियर ही बनोगे। वो लोग जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग उसी कैरियर को परस्यू करते हैं। कुछ बहुत अच्छे निकल जाते हैं, ज़्यादातर ख़राब निकल जाते हैं। ये इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब हम लोग जो है वो अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि भाई तुमने इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। आप सीए और ACCA के भी आई थिंक वेव है, वो भी अच्छा ACCA तो वेव गई भाई, ACCA की नहीं होगी, लेकिन CA भी अगर जो है वो बहुत अच्छा करना चाहता है तो उसको प्रमोट करा जाता है, राइट? लेकिन वहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिस चीज़ में बच्चा अच्छा है वो 18 साल के बाद जो करना चाहता है वो घर से बाहर चला जाता है, वो जो करता है। अब कुछ बच्चे जो है वो फ़िलासफ़ी या लैंग्वेज में जो है वो मास्टर्स करके वॉलमार्ट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो अच्छी फील्ड परस्यू करते हैं। वो देखते हैं कि किसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, वो फ़िलासफ़ी और अच्छी फील्ड, ये कौन सा कंपैरिजन? मतलब यार मतलब मैंने जो है वो बहुत सारे बच्चों को देखा जो थिएटर करते हैं, सही है ना? थिएटर में जो है वो उन्होंने मास्टर्स कर लिया, राइट? अब खड़े में वॉलमार्ट में जॉब कर रहे हैं। मतलब मैं पर्सनली ऐसे जो है वो 2-3 लोगों को जानता हूँ, मतलब मेरे बहुत ही करीब के जो है वो लोग हैं जिनके बच्चों ने ये करा है, राइट? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि फिलॉसफी में मास्टर्स कर लिया, अब नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी नहीं मिल रही तो वो लोग वहाँ पे मतलब मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितने बच्चे वो निकालने हैं, राइट? लेकिन आई मीन ये वहाँ के सर्कमस्टेंसेस हैं, तो वहाँ पर जो है वो हम समझते हैं कि जो है वो हम लोग अपने बच्चों को जो है वो नहीं करते, कैरियर काउंसलिंग नहीं करते। तो वहाँ के भी बच्चों की कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं होती है। यूएस में भी यही हाल है। वो जो बच्चा जो है वो ये सब फील्ड देख कर में जा रहा है तो वो ये सोच के नहीं जा रहा कि उसकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, राइट? आई मीन वो उसमें कितना तो बहुत रूड बात करो ना, कि मतलब कि भाई वो चीज़ पढ़ो जिससे कमा सको, यही चीज़ है तुम्हारी ना। वो चीज़ करो जिससे जो है वो तुम अपने आप को सस्टेन कर सको। मैं ये कहता हूँ। मतलब वो तो पूरी बातें ना कि जो दिल चाहे वो करो, आर्ट्स को फॉलो करो, अपना पैशन फॉलो करो, तो वो फिर बातें सारी कहाँ जाएंगी यार?
पैशन को साइड में भी फॉलो करा जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी भी तो गुजारनी है ना। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ऑफ कोर्स, राइट। आई मीन अब कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना पैशन फॉलो करा, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी स्टेबल, राइट। लेकिन सारे लोग वहाँ उस ट्रैक पे नहीं जा सकते, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा स्लिम है। तो आपको वो चीज़ देखनी चाहिए जिसमें जो है वो आपको आगे जाके जो है वो आपके रोड्स ब्लॉक ना हो, आपको अपने हॉराइजन्स को जो है ना ब्रॉडन करना चाहिए। लेकिन तो तुमने मैट्रिक ही किया था, हमारे साथ हम साथ ही मैट्रिक कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि हमने बहुत रट्टे लगाए थे और उन रट्टे लगाने से कोई फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में हमें? कुछ एस्पेक्ट्स में यस, ज़्यादातर एस्पेक्ट्स में नो। तो हमारा तो बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन का मसला है ना। यार वो तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है, उस पर वो तो एक अलग बहस है ना। वो तो आप मतलब वो तो गलत है, वो जो चीज़ गलत है वो तो गलत है। मतलब आप थ्योरम्स रट के जा रहे हो, मतलब जो एंड में फार्मूला निकलना है भाई वही इस चीज़ को इस्तेमाल करके चले जाओ। वो थ्योरम्स को रटने का क्या फ़ायदा कि किस तरीके से ड्राइव हुआ है, राइट। हमको यही नहीं पता आज तक कि a+b का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब उसके बाद हमको बस ये पता है कि उसका रिजल्ट ये है। तुम कह रहे हो एविएशन इंडस्ट्री चलाने के बाद? हाँ, अभी भी नहीं पता? नहीं मुझे अब पता है ना, लेकिन उस वक्त तो नहीं पता था ना। उस वक्त तो नहीं पता था ना, लेकिन अब पता है ना, क्योंकि अब तो हम लोग जो है वो तो चैट जीपीटी भी बताया था। हाँ, अब तो चैट जीपीटी बता देता है, लेकिन खैर उस वक्त तो हम लोग को इस चीज़ का कोई इल्म नहीं दिया जाता ना कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब आई थिंक इस चीज़ को प्रमोट करा जा रहा है यहाँ पर कि जो है वो आप उस चीज़ को समझो। आई डोंट नो, अब यहाँ पे हो सकता है कुछ कोचिंग सेंटर्स यही चला रहे हो कि जो है रट्टा मारो और आगे बढ़ो भाई। बोर्ड में वही करना ना, ताकि अब ओ लेवल ले लेवल की अलग मिसाल है। वो तो आई थिंक फिर जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस को चेंज करना चाहिए। मतलब इसमें मैं कोचिंग सिस्टम्स को ब्लेम नहीं करूंगा या स्कूल सिस्टम्स को ब्लेम नहीं करूंगा, इसमें तो मैं अपने बोर्ड को ब्लेम करूंगा। अगर आप जो है वो MCQs बेस सारा कर दोगे जिसमें जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम दी जाएगी और आपको वो सॉल्व करना है। मैं तो बोलता हूँ सारा का सिस्टम ही जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो जाना चाहिए। जैसे ही आप जो है वो अपना सबमिट करो अपना आंसर, आपके सामने रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि ये सारी कहानी खत्म हो जाए। आज से क्या हमारी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकी? यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा पैशन के रिलेटेड। हमने अपने माइंड में एक लिमिटेशन ये क्रिएट की हुई है कि पैशन इज समथिंग कि जो हमको शौक है करने का, और हमने उसको 1 या 2 फील्ड तक ही स्ट्रिक्ट किया हुआ है, लिमिट किया हुआ है। बट इन माय ओपिनियन अगर आप डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करो ना, तो इन टुडेज वर्ल्ड द पैशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल। अगर आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो इट कैन बिकम योर पैशन एज वेल। तो आप जब अपनी एजुकेशन जर्नी की तरफ दोबारा देखते हैं तो क्या फील करते हैं? एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कंपेयर टू पाकिस्तान, इन पाकिस्तान नहीं, अपनी जब हम तो प्रैक्टिकल दुनिया में आ गए ना, कि जो हमने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, तो अगर तुम्हें कोई मौका मिले कि उसको चेंज करने का, तो क्या चीज़ चेंज करोगे? बैड लक तो ये है नजम भाई के इंटर करने के बाद हमारी आंखें खुलती हैं और हमको फिर पता चलता है, वी स्टार्ट रियलाइजिंग कि अब हमें करना क्या है। क्योंकि जब एक बच्चा 8 क्लास के बाद जो 9 में जाता है तो वो देखता है कि यार उसको बायोलॉजी लेनी है तो क्यों लेनी है, उसको कंप्यूटर का सब्जेक्ट लेना है तो क्यों लेना है, एंड देन एवरीबडी हैज़ देयर ओन वर्ल्ड। कोई देखेगा कि मेरे कज़न ने क्या लिया हुआ है, मेरे भाई ने क्या लिया हुआ है, व्हाट मेजॉरिटी इज़ डूइंग, क्लास के ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं। तो 9 मैट्रिक तो आपने इसी तरह निकाल दिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी हंसते हंसते हो गया। लाइक हंसते तो नहीं होता यार, मैं तो बहुत रो रो के हुआ था फर्स्ट ईयर में। मैं कभी अपने 2 साल जो है वो जिंदगी के कभी रिपीट ना करना चाहूँ तो शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साल होंगे। बिल्कुल भाई, कभी नहीं रिपीट करना चाहता। हाँ, अगर वो 2 साल जिंदगी के वाकई में मैं नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। इतने कोई फजूल साल है ना जिंदगी के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब आप यार आपको क्या मिलेगा गजलें याद करके और शेर क्या क्या कहे। वो तो यार वो तो मैं गजल का ज़ौक नहीं ना, मतलब सही है वो। तो वहाँ पे सब्जेक्ट चूज किया जाता है, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, ठीक है ना। जब आप तुमने प्री इंजीनियरिंग किया था? जी प्री इंजीनियरिंग, हम तो कॉलेज में भी साथ थे ना जी। तो वहाँ पे भी कैरियर पाथ जो है ना वो डिफाइन नहीं था, पता नहीं था। क्यों ली थी इंजीनियरिंग तुमने? आप सोचा तुम तो बिजनेस के आदमी हो। एक हवा चली थी ना कि मेरिटोरियस स्कूल से पढ़े तो कॉलेज में फ्रेंड सर्कल जो था वो कॉलेज में उसी कॉलेज में था, एक नाम था, तो कॉलेज में आ गए, उसमें आप भी शामिल हैं, आप नहीं कह सकते, ठीक है। अब वहाँ पे सबको यही ख्वाब दिखाया जाता है कि इंजीनियरिंग का फ्यूचर है और NED जाना है, NED जाना है। लेकिन वहाँ पे फिर मेरे फादर ने स्टैंड लिया कि नहीं, इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं है, देयर इज अनदर वर्ल्ड।
जैसे तैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट की, सेकेंड ईयर कंप्लीट करके, यानी ठीक है, प्री इंजीनियरिंग pre-engineering कंप्लीट कर दिया। इसके बाद डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि बैचलर्स के प्रोग्राम्स होते हैं तो किस किस यूनिवर्सिटी में बेसिकली किस हवाले से होते हैं, डॉक्टरी की फील्ड अलग है, अकाउंट्स की फील्ड अलग है, बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड अलग है, अगर इंजीनियरिंग साइड पे जाना है तो इंजीनियरिंग की फील्ड अलग है। तो मतलब आपने अपने एजुकेशन के 12 साल गुजार लिया, आपने पढ़ लिया 12 साल से भी शायद ज़्यादा। इसके बाद आप सोचते हो कि आप आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर मी, वही एक प्रैक्टिकल स्टेप होता है। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। अगर हम कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट कर दें क्लास 8 के बच्चों से, क्लास 7 से, बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, देन आई थिंक चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। एक बच्चे को अगर 16 साल की उम्र में या 14 ईयर्स की उम्र में उसको पता हो कि उसको करना क्या है, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी ही वांट्स टू एक्सप्लोर, हाँ, हम चीज़ें तो बहुत डिफरेंट अब ये होंगी। देख रहे हैं ना, मसला क्या होता है कि डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा है कि जो हमारे अमूमन स्कूल्स की जो तालीम है ना, 6-7 तक बच्चे को ये पता ही नहीं होता ना कि वो उसका अपना जहन क्या है, क्योंकि चीज़ें होती है रट्टाफिकेशन मॉडल पे कि भाई आपको टीचर ने बता दी ये नाउन है, आप बताते हैं नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। तो वो बस ये यहाँ पर एक बड़ा मसला हमारा ये है कि बच्चे को बताते रहो, वो एक मशीन की तरह तो जो है सुन के फीड कर लेगा और आपको सुना देगा तोते की तरह। तो ये जो उसके अंदर अपना एक सोचने का एक सेंस है ना, वो कम स्कूल और कम हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज ऐसे बच्चों को मिलती है कि जहाँ पर पैदा हो सके। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे थे बड़े ज़हीन थे, याद होगा आप लोगों को, लेकिन वो भी ऐसे ही थे एट द एंड ऑफ द डे। उनकी भी मैं आई थिंक उनकी इस भी चीज़ से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। हाँ। एटलीस्ट हमको 18 साल की उम्र में इंटर करने का ये तो पता चल जाता है ना कि कौन सी जगह पे जाना है, हाँ। राइट। वहाँ पर तो 30 साल की उम्र के बंदे जो है बैचलर्स में एडमिशन ले रहे होते हैं और उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो 30 साल तक एक्सप्लोर करने के बाद जो है वो अपनी राइट पाथ को जो है वो चूज़ नहीं कर पाते। यूएस में ऐसा हो रहा है। हाँ ऐसा है। मतलब मैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हैं, उनको मैं जाता हूँ, उनका प्रोफेशन ही जो है वो स्टूडेंट है। वो पता नहीं कितने लाखों के डेप्थ में होंगे, वो स्टूडेंट लोन ले लेके अपनी ज़िंदगी भी चल रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मर जाएंगे एक दिन, डेप्थ ख़त्म हो जाएगा यार अच्छा, यहाँ पे एक अरे नहीं, कॉन्सेप्ट है ना हमारा कि इतनी एक एज तक आपने एजुकेशन खत्म करनी है, फिर हाँ। जॉब करनी है, फिर शादी करनी है। ये कल्चर शायद वहाँ पे नहीं हो। That हाँ might वहाँ be पर the तो reason. शायद शादी वहाँ पे नहीं तो ये कल्चर नहीं है बिल्कुल। शादी नहीं होती वहाँ पे क्या यार वहाँ पर तो वहाँ पर तो शादी के लिए जो है वो आपका प्रोफेशन नहीं देखा जाता ना, आपके अम्मा बन जाते हैं ना, वो लड़का लड़की खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा हाँ, असल में ये मसाइल तो बाहर ला रहे हैं कि हर दुनिया में हर तरफ है, लेकिन आपसे बातें करने से अंदाज़ा हो रहा है कि ना कि मसाइल सिर्फ हमारे नहीं है, मसाइल बाकी बिल्कुल, दुनिया of के course. भी हैं, और अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो उन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऑफ द स्कूल में कोशिश करते हैं बच्चों के करियर काउंसलिंग करने की, समझाने की, लेकिन हमारे साथ मसला वही है कि ना जब हम सिंध बोर्ड के पास आते हैं 9-10 में, फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो चीज़ें इतनी नैरो डाउन हो जाती हैं और वो इतना बड़ा कोर्स है इंटरमीडिएट का, वो समझ ही नहीं आता कि वो किस इंसान ने बनाया है, वो कैसे ख़त्म टीचर करेगा, वो कैसे बच्चा पूरा पढ़ सकता है। गो के अभी 2-3 सालों में किताबें बदली हैं फाइनली, मतलब कि अगर आप किताबें देखेंगे ना तो आपको उसमें सोमनाथ की फतह नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें ख़त्म होके नई किताबें आ गई हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि किताबें बदलने से सारा मसला हल नहीं होता ना, कि वो टीचर उस महारत का एक सिस्टम के अंदर इतनी इंक्लूसिविटी हो कि तो बच्चों को जो है ना वो एब्जॉर्ब कर सके। और दूसरा कि इंटरमीडिएट के जो साल होते हैं ना, ये बड़े प्रेशर के होते हैं। तो ये यार नजम, ये तो जो है वो, अब तुमने मुझे वाली बात बोली कि मुझे गज़ल का शौक नहीं है, राइट। तो गज़ल का शौक एक साइंस वाले बच्चे को तो होना ही नहीं चाहिए ना। मतलब सही है, हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी को अगर आप देखोगे तो नहीं होगा, राइट। वो बात ठीक है, शौक नहीं होगा, तो उसमें हमारा उर्दू का पढ़ने का क्या काम है। अब मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे जो यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, सही है ना, मेरे मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन के पढ़े हुए हैं, राइट। तो वो यहाँ पर NED की डिग्री लेके गए और उनको बैचलर्स के कोर्स रिपीट करने पड़े ताकि वो एलिजिबल हो जाए मास्टर्स के कोर्स लेने में। अब वो जो बैचलर्स के कोर्स उन्होंने रिपीट करे वो इस्लामियात थे, वो उनके क्रेडिट आर्ट्स को मानते ही नहीं है। इंजीनियरिंग में इस्लामियत का क्या काम है, इंजीनियरिंग में पाकिस्तान स्टडीज़ का क्या काम है, राइट। वो क्रेडिट्स आर्ट्स जो आपने वो करे हैं, वो जब आपको वहाँ पे जाके रिपीट करने हैं तो इट मीन्स देयर इज़ अ फ्लॉ इन आवर सिस्टम, राइट। उसका दुनिया उस चीज़ को नहीं मान रही, लेकिन हम उसको रगड़े चले जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहस है ना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इस्लामियात है या उर्दू या पाकिस्तानी स्टडीज़ पढ़ाने की अलग बहस है,
लेकिन 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है, जहाँ पर आपका हाई स्कूल आता ना, वहाँ पर असल में बच्चे की अपनी शख्सियत तो डेवलप नहीं हुई होती ना, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट सब कुछ करवाते हैं ना। और जहाँ तक बात नहीं है लिटरेचर वगैरह के सब्जेक्ट्स की, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो कंपैशन पैदा करते हैं, ये इंसानी तसव्वुरात को, इमेजिनेशन को बेहतर करते हैं। और ज़रा सा जो इंसान का दिल सख्त हो जाता है ना बहुत मशीनों के साथ रह के आपकी तरह, तो वो थोड़ा सा ना उसको भी नरम करने में काम आता है। ये कभी अच्छी गज़ल आपको मैं सुनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको फाका होगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। यकीनन ये बहस है और ये बहुत एक पेचीदा सी बहस है जो चलती रहती है, लेकिन ये ज़रूर है कि इंफॉर्मेशन जो ना बच्चों को वो देने की बहुत ज़रूरत है। और अब तो इतने ज़्यादा ज़राए हो गए हैं कि अगर ज़रा सा करियर काउंसलिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें ना पाकिस्तान के अंदर हम लोग, तो ये इससे जो है मसाइल हल हो सकते हैं। अगर जाने से पहले कोई फाइनल कंक्लूडिंग थॉट्स है आपकी तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई मीन कैरियर काउंसलिंग अगर करनी है तो फिर जो है वो बच्चों को सिर्फ 3 फील्ड्स में लिमिट ना करें। अच्छा, वो कौन सी फील्ड है? इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर या सीए, 4 फील्ड्स में कन्फाइन ना करें। लेकिन वही वाली बात ना तुम्हारी कि अगर भाई देखें ना, बच्चे इन फील्ड में इसलिए आते हैं कि उनको नज़र आता है कि करियर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है यहाँ पर, यू कैन हैव एन हाई इनकम जॉब। अगर किसी फील्ड के अंदर ज़्यादा पैसे अटैच नहीं है तो वो फिर वो किसी की चॉइस नहीं होती, वो मजबूरी होती है कि आपको एक बैचलर्स करना है तो कर लेंगे। अब वैसे भी दुनिया जो है से मुख्तलिफ सिस्टम्स में चली गई है। मैंने देखा कि यूएस कंपनीज है जिन्होंने बैचलर की शर्त ख़त्म कर दी है। लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान में भी नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेरा तो बहाल ये कहना होता है कि भाई बैचलर ज़रूर करें, क्योंकि होता ही है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं आप कितने ही काबिल हों, लेकिन जो आपका करियर ग्रोथ के अंदर एक डिग्री की जो ज़रूरत है वो ज़रूरी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। यूएस में ये ख़त्म हो गया है, मतलब नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, वो आईटी सेक्टर ना अगेन एलोन मस्क की वेव चली थी वो कि जो है वो उन्होंने बोल दिया था कि जो है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ बैचलर्स डिग्री हायर नहीं करेंगे। तो वो एक वेव चली थी कि जो है वो टेक्निकल बंदे भी जो है वो अब जॉब ले सकते हैं, बैचलर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वंस अगेन आप शायद आपको जॉब मिल जाएगी बहुत लोअर लेवल की, लेकिन अगर आपने अपना कैरियर ग्रो करना है, आपने मैनेजर बनना है, आपने सीनियर मैनेजर बनना है, आपने अपने टीम लीड भी बनना है, तो यू नीड टू हैव समथिंग टू शो फॉर इट, राइट। और वो आपकी एजुकेशन ही है। तो एजुकेशन यू कैन नॉट कंपेयर नॉन एजुकेटेड पर्सन टू एन एजुकेटेड पर्सन। बहुत मतलब नॉन एजुकेटेड से मान यहाँ पर जो डिग्री लेस पर्सन है। हाँ, डिग्री लेस पर्सन है, ऑफ कोर्स। आई मीन वो इंटर तो करा हुआ होगा, सही है, लेकिन जो है वो ऑफ कोर्स आपकी जो स्टेबिलिटी आती है, आपकी शख्सियत पूरी चेंज होती है। जैसे तुमने बोला ये वाली बात, तो वो एजुकेशन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। थैंक्स फॉर हैविंग मी के अलावा भी कुछ बता दें पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, इनकी बात को ही कंटिन्यू करते हैं। जो बैचलर्स कंटिन्यू नहीं, कंक्लूड करना, कंक्लूड कर देते हैं। तो ये जैसा कह रहे हैं कि एक जो एलोन मस्क की हवा चली थी उसमें बैचलर्स की डिग्री की, तो इसी तरह जब एआई नया आया था, ठीक है ना, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, तब उसमें भी लोगों की यही अप्रोच थी कि यार अब एआई आ गया है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटेड, ऑटो जनरेटेड। तो उसमें जो ह्यूमन इंटरफेस है, ह्यूमन इन्वेंशन, ये कहीं लैग कर जाएगी या इट विल ओवरटेक। जिस तरीके से अब ड्राइवर्स को लेके भी आ रहा है कि जो नई कार्स आ रही हैं टैक्सी, तो उसमें ड्राइवरलेस कार, उसमें you need to be more skilled, you need to focus on your personality, ठीक है। आप अपने आप पे काम करें, और एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज, मैसिव लेवल पे, नेशनल लेवल पे। अगर आपको चेंज लाना है, इन पाकिस्तान की अगर डेवलपमेंट की भी बात करें, एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर उसको बेहतर कर लिया जाए तो इट कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस। हाँ बिल्कुल। और एजुकेशन के हवाले से हम एक ऑफ द स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2600-2700 यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो आप जैसे दोस्तों के साथ ही हमने मिलकर प्रोजेक्ट शुरू किया था, और अल्लाह करे कि मज़ीद लोग पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें कि जिससे तो हमारा तालीम का गैप है। ये फ़िलो आप में से किसी को यूएस के बारे में सैद से पूछना हो या जाम्बिया के बारे में हुमैद से, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होती है।